स्वागत है आपकी अपनी रहस्यमय कहानियों की दुनिया में हिंदी नोवेल मास्टर पर। यहाँ हर पन्ना एक रोमांच है, हर किरदार एक पहेली और हर कहानी आपको उस सफर पर ले जाती है जहाँ कल्पनाएं अपनी सीमाएं तोड़ देती है। डिस्क्लेमर: इस चैनल की सारी कहानियां, पात्र, घटनाएं और मोड़ लेखक की कल्पना के ब्रह्मांड में जन्मे हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता महसूस हो तो समझिए वह सिर्फ एक अद्भुत संयोग है। यह सामग्री पूरी तरह मनोरंजन, रोमांच और साहित्यिक आनंद के लिए बनाई गई है। अध्याय 241 मिडिल ईस्ट में आगमन, इंसानी बदलाव। धनुष जिंदल ने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत उस जगह की ओर दौड़ पड़ा जो उसे बताई गई थी। धनुष फौरन होटल पहुंचा और सीधा उस कमरे की ओर गया जो द प्रोविडेंस ने बताया था। जैसे ही धनुष ने दरवाज़ा खटखटाया वह तुरंत खुल गया। तुम यहाँ? धनुष ने दरवाज़ा खोलने वाले शख्स को देखा। उसके चेहरे पर सनरह जाने वाला भाव था। मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ तुम आने वाले हो। माया भी धनुष को देखकर उतनी ही हैरान थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मिशन को पूरा करने के लिए धनुष आएगा। सामान ले लो। धनुष मुस्कुराया, फिर चंदू से हासिल किया हुआ वह बॉक्स उसकी ओर बढ़ा दिया। ठीक है। माया को तो खैर अपने आने का मकसद पता ही था। उसने सीधे धनुष के हाथ से वह बॉक्स ले लिया। क्या तुम तसल्ली करना चाहती हो कि चंदू वाकई मर चुका है या नहीं? धनुष ने मुस्कुराते हुए पूछा जब माया ने बॉक्स थामा। जरूरत नहीं है, तुम्हारा मिशन पूरा हुआ। तुम अब हेडक्वार्टर को खबर कर सकते हो। माया ने मुस्कुराते हुए धनुष से कहा। ठीक है। माया की बात सुनकर धनुष ने और कुछ नहीं कहा और मुड़कर जाने लगा। माया ने उस बॉक्स को निगरानी में रखा और साथ ही अपने फ़ोन से द प्रोविडेंस से संपर्क किया। धनुष ने भी द प्रोविडेंस को खबर कर दी कि उसने यह मिशन पूरा कर लिया है। द प्रोविडेंस का 1 स्टार मेंबर बनने पर बधाई। अगली बार जब आप कोई मिशन पूरा करेंगे तो आप हमारे द प्रोविडेंस के इंटरनल मेंबर बन जाएंगे और तब आप वो सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसकी आपको चाहत है। जल्द ही धनुष के फ़ोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया। मैसेज देखकर धनुष बस हल्का सा मुस्कुराया। उसने इसे ज़्यादा दिल पे नहीं लिया। आ जाओ मुझे पिक करने, हम निकलने के लिए तैयार हैं। धनुष ने रुद्र 1 और रुद्र 2 से भी संपर्क किया। रही बात चंदू की लाश की तो रुद्र 1 ने उसका इंतजाम पहले ही कर दिया था। जी बॉस। धनुष की बात सुनते ही रुद्र 1 और रुद्र 2 तुरंत सहमत हो गए। जब महाबली ने अपना मिशन पूरा किया था तो उसे पहले ही स्थानीय द प्रोविडेंस के सदस्यों द्वारा एक और राक्षस के साथ ले जाया जा चुका था। धनुष भी जानता था कि वह महाबली को अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन एक बार जब वह इंटरनल मेंबर बन जाएगा तो वह एक राक्षस को नियंत्रित करने की ताकत पा लेगा। उस वक्त वह महाबली को अपना मददगार बना सकेगा, जो महाबली द्वारा उनकी जान बचाने के एहसान का बदला भी होगा। धनुष भैया, अब हम कहाँ जा रहे हैं? जब रुद्र 1 और रुद्र 2 धनुष के पास पहुंचे तो उन्होंने बड़े आदर से पूछा। हम मिडिल ईस्ट जा रहे हैं। तुम दोनों को तो वहां गए बहुत अरसा हो गया होगा, है ना? अरे वाह, मिडिल ईस्ट। जैसे ही उन्होंने धनुष के मुंह से जगह का नाम सुना, रुद्र 1 और रुद्र 2 की आंखों में चमक आ गई। जब से वे नागराज के साथ पूर्व की ओर आए थे वे वापस मिडिल ईस्ट नहीं लौटे थे। मिडिल ईस्ट वो जगह थी जिससे वे सबसे ज़्यादा वाकिफ थे और वो जगह भी जहां उन्होंने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया था। इस बार वापस मिडिल ईस्ट जाने का मौका पाकर वे स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। चलो फिर, धनुष ने उनके खिले हुए चेहरे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। चलिए। दोनों ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और धनुष के पीछे पीछे चल पड़े। ठीक है, मैं समझ गई। मैं तुरंत मिडिल ईस्ट पहुंचूंगी और उन्हें ख़त्म कर दूंगी। माया को भी द प्रोविडेंस से एक टेक्स्ट मैसेज मिला। द प्रोविडेंस ने अब उसे एक और मिशन सौंप दिया था। यह मिशन मिलते ही माया ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। कुछ लोगों को तैयार करो, हम तुरंत मिडिल ईस्ट के लिए निकलेंगे। द प्रोविडेंस से बात करने के बाद माया ने तुरंत अपनी फीमेल बॉडीगार्ड से संपर्क किया और उसे अपने सभी बेहतरीन लोगों को लाने का निर्देश दिया। वे एक मिशन पूरा करने के लिए मिडिल ईस्ट जा रहे थे। माया की बात सुनकर फीमेल बॉडीगार्ड ने तुरंत हाँ कर दी। धनुष, रुद्र 1 और रुद्र 2 अब एयरपोर्ट पर थे। उन्होंने मिडिल ईस्ट की टिकटें पहले ही खरीद ली थीं और बस प्लेन के उड़ान भरने का इंतजार कर रहे थे। माया और उसकी फीमेल बॉडीगार्ड के बीच चर्चा होने के बाद दोनों ने मिडिल ईस्ट में मिलने का फैसला किया। माया भी तुरंत मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो गई। उसने वहां की सबसे जल्दी वाली फ़्लाइट बुक की। धनुष पहले ही मिडिल ईस्ट की फ़्लाइट में सवार हो चुका था और उसके बाद माया भी प्लेन में चढ़ गई। हालांकि चूंकि दोनों एक साथ नहीं बैठे थे इसलिए उन्हें नहीं पता था कि दोनों ही मिडिल ईस्ट जा रहे हैं। चलो। जब प्लेन मिडिल ईस्ट पहुंचा तो धनुष ने पहले ही कमांडर अभिमन्यु से संपर्क कर लिया था और उन्हें एयरपोर्ट आने के लिए कहा था। धनुष, रुद्र 1, रुद्र 2, बरसों हो गए यार।
कमांडर अभिमन्यु ने उन तीनों को देखा और दूर से ही मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। कमांडर रुद्र 1 और रुद्र 2 ने भी कमांडर अभिमन्यु को देखा और जोश में आकर उन्हें सलाम किया। चलो चलते हैं, कमांडर अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए तीनों से कहा और फिर गरुड़ रक्षक दल के बेस कैंप लौटने की योजना बनाई। क्या वो धनुष है? जब धनुष और कमांडर अभिमन्यु एक दूसरे से मिल रहे थे, माया ने भी यह नज़ारा देख लिया। उसके माथे पर हल्की सी शिकन आ गई। वह पक्का नहीं कर पा रही थी कि जाने वाला शख्स धनुषी है या नहीं। उसे मिडिल ईस्ट नहीं आना चाहिए, आखिरकार एक मिशन को केवल एक ही व्यक्ति पूरा कर सकता है। माया ने जल्दी से अपना सिर झटका और फिर तेजी से वहां से निकल गई। उसे अपने मातहतों के आने का इंतजार करना था। एक बार उसके लोग आ जाते तो वह जाकर अपना मिशन पूरा कर सकती थी। दोनों विशेषज्ञों की रिसर्च कैसी चल रही है? जब धनुष और कमांडर अभिमन्यु गाड़ी में थे तो धनुष ने अपने बगल में बैठे अभिमन्यु की ओर देखते हुए पूछा। हम दोनों विशेषज्ञों ने काफी कुछ खोज लिया है। ये राक्षस वाकई इंसानों से ही बनाए गए हैं। दोनों विशेषज्ञों को ये भी पता चल गया है कि सामने वाले ने इंसानों को इन राक्षसों में कैसे बदला। मैं इस मामले में ज़्यादा साफ नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें खुद जाकर उन विशेषज्ञों से पूछना होगा। कमांडर अभिमन्यु ने धनुष को कई बातें बताईं, लेकिन उन्हें खुद इसमें से बहुत कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। कमांडर अभिमन्यु की बात सुनकर धनुष मुस्कुराया और सहमत हो गया। जब धनुष और उसका ग्रुप गरुड़ रक्षक दल के बेस कैंप पहुंचा तो धनुष ने सीधे उन दो विशेषज्ञों को ढूंढा। बात करने के बाद धनुष को भी पता चला कि ये राक्षस वाकई इंसानों से बदले गए थे, और ये राक्षस बच्चों से बनाए गए थे, जिनमें से कोई भी 5 साल से बड़ा नहीं था। साथ ही राक्षसों पर अपनी रिसर्च के जरिए उन्हें यह भी पता चला कि इन बच्चों के राक्षस बनने की वजह असल में उनके शरीर के अंदर मौजूद एक म्यूटेटिंग कीड़ा था। इस कीड़े द्वारा इंसान में म्यूटेशन पैदा करने की संभावना बहुत कम थी। इसके अलावा इस कीड़े द्वारा इंसान को म्यूटेट करने के बाद इसे हर थोड़ी देर में बड़ी मात्रा में ऊर्जा की भरपाई करने की ज़रूरत होती थी। एक बार जब कीड़े को ऊर्जा की खुराक नहीं मिलती तो वह राक्षस के शरीर में सब कुछ खा जाता। जैसे ही पूरा शरीर कीड़े द्वारा कुतर दिया जाता, राक्षस और कीड़ा दोनों मर जाते, क्योंकि राक्षस और कीड़ा एक हो चुके थे। लगता है ये ज़रूर कोई पिशाच परजीवी है। ये सुनते ही धनुष को तुरंत समझ आ गया कि सामने वाले ने शायद एक तरह का पिशाच परजीवी विकसित किया है जो इंसानों को राक्षसों में बदल देता है। अध्याय 242 संतुलन एजेंट अमरजीव पर शोध। ये वो बैलेंसिंग एजेंट संतुलन सीरम है जो मुझे मिला है। इस पर रिसर्च करो और देखो कि क्या तुम इसका तोड़ निकाल सकते हो। ये वही चीज़ है जिसे ये राक्षस अपने पोषण के लिए इस्तेमाल करते हैं। धनुष ने चंदू से मिले बैलेंसिंग एजेंट का एक सैंपल भी निकाला और उसे सीधे दोनों विशेषज्ञों को सौंप दिया। क्या? धनुष की बात सुनकर दोनों विशेषज्ञ एकदम सन रह गए। इस दौरान उनके सामने मौजूद राक्षस पिशाच परजीवी की वजह से लगातार अपने ही शरीर को नोच रहे थे। जैसे ही पिशाच परजीवी राक्षस के शरीर के पूरे अंदरूनी हिस्से को खा लेता, राक्षस मौके पर ही मर जाता। एक मरे हुए राक्षस की रिसर्च वैल्यू बहुत कम हो जाती है, शायद ना के बराबर। बेशक सबसे अहम बात यह थी कि दोनों विशेषज्ञों ने पहले राक्षसों के लिए एक पोषण पूरक विकसित करने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे थे। वे एक पोषक घोल बनाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि धनुष एक ले आएगा। समझ गए प्रेसिडेंट जिंदल। दोनों विशेषज्ञों ने उत्साह से धनुष के हाथ से वह रिएजेंट ले लिया। जैसे ही दोनों विशेषज्ञों को बैलेंसिंग एजेंट मिला, उन्होंने तुरंत अपनी रिसर्च शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि वे जल्दी से रिएजेंट को समझ सकें और इसे अपने सामने मौजूद राक्षस में इंजेक्ट कर सकें। धनुष ने दोनों विशेषज्ञों को काम में व्यस्त होते देखा। उसने और कुछ नहीं कहा, सीधे मुड़ा और उस इलाके से बाहर निकल गया। यहाँ आने का उसका मकसद राक्षस की विशिष्ट स्थिति को समझना और दोनों विशेषज्ञों को रिसर्च के लिए रिएजेंट सौंपना था। धनुष, इस बार यहाँ कितने दिन रुकने का इरादा है? कमांडर अभिमन्यु ने धनुष को लैब से बाहर आते देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। पता नहीं, शायद कुछ ही दिन रुकूं और फिर वापस चला जाऊं। मैं इस बार दोनों विशेषज्ञों से कुछ चर्चा करने आया था। कमांडर अभिमन्यु की बात सुनकर धनुष मुस्कुरा दिया। ठीक है, पहले तुम आराम से घूम फिर लो। आज कोई हमसे एक मामले को सुलझाने के लिए आया है और मैं खुद जाकर देखने की सोच रहा हूँ। धनुष की बात सुनकर अभिमन्यु मुस्कुराए और इतना कहकर वह जाने की तैयारी करने लगे। भाई अभिमन्यु, मैं भी खाली हूँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ देखने। अभिमन्यु की बात सुनकर धनुष मुस्कुराया और वे दोनों साथ में उस इलाके से निकल गए। जब अभिमन्यु और धनुष रिसेप्शन रूम में पहुंचे तो धनुष को फिर से एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। तुम मिडिल ईस्ट क्यों आए हो? धनुष ने माया को देखा और जिज्ञासा से पूछा। तुम भी क्यों आए हो? माया ने भी उलझन भरी नज़रों से धनुष को देखा, ये सोचते हुए कि वह यहाँ क्यों आया है। क्या ऐसा हो सकता है कि धनुष को भी कोई मिशन मिला हो? ये सही नहीं होना चाहिए। द प्रोविडेंस केवल एक व्यक्ति को प्रति मिशन सौंपता है,
वे इसे पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की व्यवस्था नहीं करेंगे। यह मेरा इलाका है, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? माया की बात सुनकर धनुष अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तुम्हारा इलाका? तुम गरुड़ रक्षक दल के सदस्य हो? माया ने जब उसकी बात सुनी तो वह उसे हैरत से देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा ये लड़का असल में गरुड़ रक्षक दल का सदस्य है। धनुष, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? इस पल कमांडर अभिमन्यु बोल पड़े। उन्होंने धनुष और माया की ओर देखा। हाँ, हमारी काफ़ी अच्छी जान पहचान है। धनुष ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बताओ, तुम मिडिल ईस्ट क्यों आए हो? धनुष ने मुस्कुराते हुए माया से पूछा। माया अभी भी बेहद सदमे में थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि धनुष का भारत में इतना तगड़ा बैकग्राउंड और रुतबा होगा और साथ ही विदेश में भी उसका इतना भारी प्रभाव होगा। क्या रसूखदार खानदानों के वारिस अब इतने खौफनाक हो गए हैं? मैं यहाँ एक मिशन पूरा करने आई हूँ। मैंने अपने लोगों को मिडिल ईस्ट आने का निर्देश दिया था, लेकिन उनकी पहचान की वजह से उनका यहाँ घुसना नामुमकिन था। मैंने सुना था कि गरुड़ रक्षक दल सबसे टॉप का मर्सिनरी ग्रुप है, इसलिए मैं गरुड़ रक्षक दल से मदद मांगना चाहती थी। माया ने धनुष से कुछ नहीं छुपाया और उसे सीधे स्थिति के बारे में बता दिया। तुम्हारा मिशन क्या है? माया की बात सुनने के बाद धनुष ने मुस्कुराते हुए पूछना जारी रखा। जापान के कुछ लोगों को खत्म करना है। धनुष की बात सुनने के बाद माया ने बिना किसी हिचकिचाहट के विशिष्ट विवरण बता दिए। ठीक है, गरुड़ रक्षक दल इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकता है और हम आपसे कोई फीस भी नहीं लेंगे। भाई अभिमन्यु, मिस माया के साथ जाने के लिए कुछ लोगों का इंतजाम कर दीजिए। धनुष ने अभिमन्यु की ओर देखा और उन्हें निर्देश दिया। समझ गया धनुष। मिस माया, मेरे साथ आइए। मैं आपके मिशन पर आपके साथ जाने के लिए कुछ लोगों की व्यवस्था कर देता हूँ। अरे ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माया ने उम्मीद नहीं की थी कि यह मामला इतनी आसानी से और बिना कोई पैसा खर्च किए सुलझ जाएगा। जाओ, एक बार तुम्हारा मिशन पूरा हो जाए तो मैं तुम्हें यहाँ आसपास घुमा लाऊंगा। धनुष माया की ओर देखकर मुस्कुराया और फिर मुड़कर उस क्षेत्र से चला गया। ठीक है। धनुष की बात सुनकर माया दंग रह गई, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा और तुरंत सहमत हो गई। 2 दिन बाद गरुड़ रक्षक दल की मदद से माया ने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। आखिरकार गरुड़ रक्षक दल पूरे मिडिल ईस्ट के युद्ध क्षेत्र में एक टॉप टियर मौजूदगी रखता है, इसलिए माया को एक छोटे से मामले में मदद करना उनके लिए स्वाभाविक रूप से बहुत आसान था। माया को जो मिशन पूरा करना था वह गरुड़ रक्षक दल की नज़रों में सबसे मामूली काम था। अगर माया को लाइव वीडियो फीड की ज़रूरत नहीं होती तो गरुड़ रक्षक दल, जो अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था, बहुत पहले ही टारगेट को निपटा चुका होता और उसका मिशन पूरा कर देता। ये तुम्हारा यहाँ पहली बार आना होगा। चलो मैं तुम्हें घुमाता हूँ। धनुष माया की ओर देखकर मुस्कुराया और फिर उसे मिडिल ईस्ट के दौरे पर ले गया। माया ने खुद मिडिल ईस्ट के युद्ध क्षेत्र की क्रूरता देखी और देखा कि कैसे पैसा पानी की तरह बहता है। इस दौरान धनुष के साथ समय बिताते हुए माया ने बहुत रिलैक्स महसूस किया। वास्तव में उसने इस समय का बहुत आनंद लिया, लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसे उस जगह वापस लौटना है। तुम अपने भरोसेमंद लोगों को मिडिल ईस्ट बुला सकती हो। मैं अभिमन्यु से कहकर कुछ लोगों को तुम्हारे लिए ट्रेन करवा सकता हूँ, जिससे तुम्हारी सुरक्षा बेहतर होगी। तुम्हें मेरी असली पहचान पता है? माया ने हैरानी से धनुष की ओर देखा जब उसने उसके शब्द सुने। हाँ, मैं द ट्रायंगल में तुम्हारी पहचान और देश में तुम्हारी पहचान दोनों जानता हूँ। माया की बात सुनकर धनुष मुस्कुराया और उससे कहा, शुक्रिया, तुमने जो कहा मैं उस पर विचार करूंगी। माया ने सिर हिलाया। धनुष के साथ अपनी बातचीत खत्म करने के बाद माया और उसकी फीमेल बॉडीगार्ड तुरंत मिडिल ईस्ट से निकल गए और वापस द ट्रायंगल की ओर दौड़ पड़े। जब माया और उसकी साथी मिडिल ईस्ट से चले गए तो धनुष गरुड़ रक्षक दल के मुख्यालय लौट आया। उसने दोनों विशेषज्ञों को ढूंढा और उन्हें बताया कि द प्रोविडेंस के पास भी दिव्य रस जैसी कोई चीज़ है। साथ ही उसने मरे हुए अमर जीव को निकाला और दोनों विशेषज्ञों को अपने विचार के बारे में बताया। वह विचार ये था कि इस दौरान साथ मिलकर कुछ ऐसा शोध किया जाए जो दिव्य रस का विरोध कर सके। आखिरकार द प्रोविडेंस की हर बैठक में दिव्य रस के इंजेक्शन की आवश्यकता होती थी, और अब जब अमर जीव को हटा दिया गया था तो धनुष और बाकी लोगों को नहीं पता था कि दिव्य रस के इंजेक्शन जारी रखने से कोई साइड इफेक्ट होगा या नहीं। स्वाभाविक रूप से वह जोखिम नहीं उठाना चाहता था। धनुष की चिंताओं के बारे में जानकर दोनों विशेषज्ञ तुरंत सहमत हो गए। वे अमर जीव और धनुष के असली खून के कुछ हिस्से पर शोध करने में धनुष के साथ शामिल हो गए। जैसे जैसे शोध गहराता गया, दोनों विशेषज्ञ धनुष की क्षमताओं को देखकर हैरान रह गए। धनुष की बायोलॉजी में महारत वास्तव में उनसे ज्यादा थी, जो कि अविश्वसनीय था। अध्याय 243 सैटेलाइट तैयार, अंतरिक्ष यान। धनुष और दोनों विशेषज्ञों ने लगातार शोध किया। 1 महीने के बाद उन्होंने आखिरकार एक ऐसा काढ़ा विकसित कर लिया जो दिव्य रस का मुकाबला करने में सक्षम था।
ये पोषण धनुष द्वारा विकसित किया गया था, जिसने घरेलू कर्मियों से विभिन्न पारंपरिक जड़ी बूटियों पर शोध करवाया था। ये पोषण अस्थायी रूप से धनुष और उनके शरीर में इंजेक्ट किए गए दिव्य रस को रोक कर रख सकता है, जब तक कि इसे बाद में अन्य माध्यमों से शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। बाकी का काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मेरे जाने का वक्त हो गया है, धनुष ने दोनों विशेषज्ञों से कहा। उनका अगला काम पूरे दिल से राक्षसों पर शोध करना था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दिशा राक्षसों को वापस इंसानी रूप में लाना थी। मिडिल ईस्ट में मामलों को निपटाने के बाद धनुष तुरंत भारत लौट आया। भारत लौटने पर धनुष सना खान से भी मिला, जिसने इस दौरान अपने काम खत्म कर लिए थे। इस बार दोनों ने भारत नहीं छोड़ा बल्कि रुके और लंबे समय तक भारत का भ्रमण किया। इस अवधि के दौरान धनुष ने अपनी पैसा कमाने की क्षमताओं का लगातार उपयोग करके तेजी से और अधिक कृतज्ञता मूल्य प्राप्त किया। सना खान ने एक और फिल्म भी साइन की, जिसे नए साल पर रिलीज करने की योजना थी, और स्वाभाविक रूप से सना खान फिल्म क्रू में शामिल हो गई। धनुष, सैटेलाइट्स बन चुके हैं। क्या तुम्हें वाकई भरोसा है कि तुम इन सभी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज सकोगे? धनुष को रमेश जिंदल का भी फोन आया, जिन्होंने उसे इस मामले की जानकारी दी। सैटेलाइट्स पूरे हो गए, मैं समझ गया पापा। मैं आगे के मामलों का इंतजाम करता हूँ। रमेश जिंदल की बात सुनकर धनुष मुस्कुराया, वह इतनी तेज दक्षता से हैरान था। सभी सैटेलाइट्स पूरे हो चुके थे, इसलिए अगला कदम उन सभी को अंतरिक्ष में भेजना था ताकि भारत का अपना विशेष त्रिनेत्र सैटेलाइट सिस्टम बनाया जा सके। एक बार जब त्रिनेत्र सैटेलाइट सिस्टम सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा, तो भारत का सैटेलाइट सिस्टम दुनिया का नंबर 1 सिस्टम बन जाएगा। धनुष के अनुमान के मुताबिक जब त्रिनेत्र सिस्टम अंतरिक्ष में स्थापित हो जाएगा, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों सिग्नल प्राप्त करने में सक्षम होंगे, और तब तक पूरा त्रिनेत्र सैटेलाइट सिस्टम पूरी पृथ्वी को कवर कर लेगा। उस स्थिति में त्रिनेत्र सैटेलाइट सिस्टम का दुनिया का नंबर 1 सैटेलाइट सिस्टम बनना तय होगा, सिर्फ खोखले दावे नहीं। बेवली हिल्स मनो, अमेरिका निष्कर्षण योग्य। अंडमान प्राइवेट आइलैंड निष्कर्षण योग्य। अमेरिकी 1000 एकड़ का खेत निष्कर्षण योग्य। क्यूरेबल नैनो ग्लासेस का पूरा ब्लूप्रिंट निष्कर्षण योग्य। क्यूरेबल नैनो ईयरड्रम्स का पूरा ब्लूप्रिंट निष्कर्षण योग्य। सेल्फ रिस्टोरिंग आर्टिफिशियल हॉट का पूरा ब्लूप्रिंट निष्कर्षण योग्य। क्यूरेबल नैनो रोबोट का पूरा ब्लूप्रिंट निष्कर्षण योग्य। 7वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का पूरा ब्लूप्रिंट निष्कर्षण योग्य। कंट्रोलेबल लाइट एनर्जी फ्यूजन का पूरा ब्लूप्रिंट निष्कर्षण योग्य। कंट्रोलेबल न्यूक्लियर एनर्जी टैंक का पूरा ब्लूप्रिंट निष्कर्षण योग्य। लेजर तलवार का पूरा ब्लूप्रिंट निष्कर्षण योग्य। एरोस्पेस क्रूजर का पूरा ब्लूप्रिंट निष्कर्षण योग्य। धनुष ने मॉल खोला और निष्कर्षण के लिए उपलब्ध वस्तुओं को देखते ही मुस्कुरा दिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एरोस्पेस क्रूजर को रिडीम कर लिया। एरोस्पेस क्रूजर एक स्पेसक्राफ्ट और एक एयरक्राफ्ट करियर की विशेषताओं को जोड़ता है। एक बार सफलतापूर्वक बन जाने के बाद इसकी गति पृथ्वी पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट से 10 गुना से अधिक होगी। इसका क्षेत्रफल एक एयरक्राफ्ट करियर जितना बड़ा होगा और इसकी गति किसी भी स्पेसक्राफ्ट से बेजोड़ होगी। धनुष को भरोसा था कि वह एक ही बार में सभी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज सकता है। इसकी वजह यही थी कि उसने एरोस्पेस क्रूजर का ब्लूप्रिंट देख लिया था। जब धनुष ने एरोस्पेस क्रूजर का ब्लूप्रिंट रिडीम किया, तो अनगिनत ज्ञान तुरंत धनुष के दिमाग में प्रकट हो गया। इस ज्ञान ने धनुष को एरोस्पेस क्रूजर की एक नई समझ दी। पापा, मैं दिल्ली आ गया हूँ। आपको मेरे लिए एक साइट तैयार करनी होगी। मैं देश के टॉप एरोस्पेस विशेषज्ञों को इकट्ठा करूंगा ताकि हम मिलकर एक नया स्पेसशिप बना सकें। धनुष दिल्ली पहुंचा और फिर सीधे रमेश जिंदल को इस मामले के बारे में बताया। एक नया स्पेसशिप बनाना है। ये सुनकर रमेश जिंदल की सांसें अटक गईं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि धनुष सभी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक नया स्पेसशिप बनाने की तैयारी कर रहा है। इस मामले का बहुत बड़ा असर होगा। मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं प्रधानमंत्री जी को बुला लेता हूं और हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। रमेश जिंदल ने धनुष की बातों पर तुरंत सहमति नहीं दी, बल्कि धनुष से यह कहा, ठीक है। धनुष ने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था, इसलिए वह सीधे दिल्ली आ गया। साथ ही वह एरोस्पेस क्रूजर के पूरे ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा अपने साथ लाया था। उसका मानना था कि एक बार जब प्रधानमंत्री जी और रमेश जिंदल इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को बुलाएंगे, तो वे इस मामले की व्यवहार्यता को समझ जाएंगे। धनुष सफलतापूर्वक रमेश जिंदल के ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में न केवल रमेश जिंदल बल्कि प्रधानमंत्री जी भी वहां बैठे थे। धनुष आ गया। दोनों ने धनुष के आने पर मुस्कुराते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, पापा। धनुष ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सीधे उन्हें एक ब्लूप्रिंट सौंप दिया। यह क्या है? तुमने जो स्पेसशिप डिजाइन किया है, उसका ब्लूप्रिंट? रमेश जिंदल और प्रधानमंत्री जी दोनों ने धनुष की ओर देखा और पूछा। जी,
प्रधानमंत्री जी, मुझे अभी भी जरूरत है कि आप ब्लूप्रिंट की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए विशेषज्ञों को खोजें, धनुष ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी की ओर सकारात्मक रूप से सिर हिलाते हुए। ठीक है। प्रधानमंत्री जी जानते थे कि धनुष कितना काबिल है, इसलिए वे आसानी से सहमत हो गए। क्या तुम इतने समय से एक नए स्पेसशिप पर रिसर्च कर रहे थे? रमेश जिंदल ने भी धनुष की ओर देखा और यह सवाल पूछा। कमोबेश, मैंने पहले ही कहा था कि जब तक सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक बनाया जा सकता है, मैं उन सभी को अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम हूंगा। आखिरकार मौजूदा स्थिति दिन ब दिन और भी अप्रत्याशित होती जा रही है और हमारे भारत को अपनी खुद की सैटेलाइट प्रणाली को नियंत्रित करना होगा ताकि हम वास्तव में अजेय खड़े हो सकें। धनुष ने भी सिर हिलाया और रमेश जिंदल को जवाब दिया। रमेश जिंदल ने भी सहमति में सिर हिलाया। अमेरिका ने इस दौरान कई चीजें तैनात की थीं, खासकर जो भारत को निशाना बना रही थीं। ये चीजें पूरे भारत को धमकाने के लिए काफ़ी थीं। यही वजह है कि भारत अपनी खुद की सैटेलाइट प्रणाली, अपनी खुद की आंखें पाने के लिए इतना उत्सुक था। प्रधानमंत्री जी ने भी विशेषज्ञों को बुलाया। 2 टॉप विशेषज्ञ जल्दी ही ऑफिस पहुंचे। उन्होंने ब्लूप्रिंट की सामग्री की जांच की। प्रधानमंत्री जी और रमेश जिंदल स्वाभाविक रूप से सामग्री को नहीं समझ सकते थे, इसलिए वे वहां चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने ब्लूप्रिंट की समीक्षा करते समय दोनों विशेषज्ञों को परेशान नहीं किया, बल्कि दोनों विशेषज्ञों के अंतिम निष्कर्ष देने का इंतजार किया। समय धीरे धीरे बीतता गया। दोनों विशेषज्ञ शुरुआती उपेक्षा से आश्चर्य, फिर सदमे और यहां तक कि अविश्वास की स्थिति में पहुंच गए। प्रधानमंत्री जी, जनरल जिंदल, क्या आप जानते हैं कि यह ब्लूप्रिंट किसने डिज़ाइन किया है? ये ब्लूप्रिंट एक पूरा ब्लूप्रिंट नहीं होना चाहिए, है ना? दोनों विशेषज्ञों ने उत्साह से प्रधानमंत्री जी और रमेश जिंदल की ओर देखा और पूछा। अध्याय 244, स्पेसशिप बनाने के लिए विशेषज्ञों का जमावड़ा। इस ब्लूप्रिंट की व्यवहार्यता क्या है? प्रधानमंत्री जी और रमेश जिंदल को दोनों विशेषज्ञों को इतना उत्साहित देखकर पहले ही अंदाजा हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने सवाल पूछा। हमने अभी तक पूरा ब्लूप्रिंट नहीं देखा है, लेकिन आंशिक चित्रों की सामग्री के आधार पर हम पुष्टि कर सकते हैं कि यह एरोस्पेस क्रूजर बिल्कुल संभव है। दोनों विशेषज्ञों ने एक दूसरे को देखा, एक गहरी सांस ली और संजीदगी से यह बात कही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सुनकर प्रधानमंत्री जी और रमेश जिंदल दोनों खुशी से हंस पड़े। दोनों विशेषज्ञ अपने 2 नेताओं को खुश होते देखते रहे, बिना उन्हें टोके। जब उनकी हंसी थमी तो विशेषज्ञों की नज़रें उन दोनों आदमियों पर टिक गईं। तुम जिस शख्स को ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे ठीक सामने है। क्या ये नौजवान दोस्त? प्रधानमंत्री जी और रमेश जिंदल की बातें सुनकर दोनों विशेषज्ञ अविश्वास में धनुष की ओर देखने लगे। बिल्कुल सही, ये वही है। उसने ये ब्लूप्रिंट मुहैया कराया है और इसके पीछे के सारे विचार उसी के दिमाग की उपज हैं। तुम्हारे पास जो भी सवाल हो, तुम इससे पूछ सकते हो। प्रधानमंत्री जी और रमेश जिंदल ने मुस्कुराते हुए दोनों विशेषज्ञों से कहा। दोनों विशेषज्ञों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि धनुष जैसा कम उम्र का लड़का एरोस्पेस क्रूजर विकसित कर सकता है। नौजवान दोस्त, तुम काइनेटिक एनर्जी के पहलू को कैसे समझाओगे? आखिरकार, अगर एरोस्पेस क्रूजर वास्तव में सफलतापूर्वक बन जाता है, तो ये दुनिया के किसी भी अन्य स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरह से पछाड़ देगा। इसके अलावा, जब तक हमारे पास पर्याप्त शक्ति स्रोत हैं, यह जहाज हमें दूसरे ग्रहों का पता लगाने की भी अनुमति दे सकता है। ये वास्तव में एक युग बदलने वाला स्पेसक्राफ्ट है। दोनों विशेषज्ञों ने तुरंत एक सवाल सोचा और उसे धनुष के सामने रखा। एक युग बदलने वाला स्पेसक्राफ्ट, दुनिया की व्यवस्था बदलना और नए ग्रह ढूंढना। प्रधानमंत्री जी और रमेश जिंदल दोनों ये सुनकर सन्न रह गए। धनुष की ओर देखते हुए उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा जहाज विकसित करेगा। उनके सवाल सुनकर धनुष अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने सीधे काइनेटिक एनर्जी से जुड़े विशिष्ट सिद्धांतों और विभिन्न ज्ञान को समझाया। रमेश जिंदल और प्रधानमंत्री जी धनुष की व्याख्या से पूरी तरह भ्रमित थे, लेकिन दोनों विशेषज्ञ उसके स्पष्टीकरण के बाद तुरंत समझ गए, यह महसूस करते हुए कि एरोस्पेस क्रूजर का काइनेटिक एनर्जी सिद्धांत वास्तव में काफ़ी सरल था। धनुष, क्या हमारा एरोस्पेस क्रूजर वास्तव में एरोस्पेस के भविष्य को बदल सकता है और हमें अन्य ग्रहों को खोजने की अनुमति दे सकता है? रमेश जिंदल और प्रधानमंत्री जी पूछने से खुद को रोक नहीं सके जब उन्होंने देखा कि धनुष और बाकी लोगों की चर्चा खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री जी, पापा, वास्तव में ये सिर्फ एक सिद्धांत है। हालांकि मैंने जो एरोस्पेस क्रूजर विकसित किया है उसकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी शक्तिशाली है और इसकी गति काफ़ी तेज है। ये फिल्मों में देखे गए स्तर तक नहीं पहुंची है, तुरंत प्रकाश की गति को पार करना या स्पेस जंप के लिए ब्लैक होल में प्रवेश करना। भले ही हमने अपने काफ़ी करीब कोई ऐसा ग्रह खोज लिया हो जो जीवन के लिए अत्यधिक उपयुक्त हो, फिर भी हमें वहां पहुंचने में दशकों या सदियां लग सकती हैं, बशर्ते हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा हो जो हमारे एरोस्पेस क्रूजर को यात्रा करने की अनुमति दे। धनुष ने मुस्कुराते हुए रमेश जिंदल को यह समझाया। बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट जिंदल, ये केवल सैद्धांतिक है। जिस काइनेटिक एनर्जी की हमने बात की वह केवल अन्य देशों के स्पेसक्राफ्ट के सापेक्ष है।
दोनों विशेषज्ञों ने भी रमेश जिंदल और प्रधानमंत्री जी को स्पष्टीकरण दिया। दोनों बुजुर्गों ने और भी कई सवाल पूछे और धनुष ने धैर्यपूर्वक दोनों विशेषज्ञों की सभी पूछताछ का जवाब दिया। मैंने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जब समय आएगा मैं एरोस्पेस क्रूजर को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए हमारे देश के टॉप एरोस्पेस विशेषज्ञों को इकट्ठा करूंगा। अगर आपके पास तब कोई और सवाल हो तो मैं आपके लिए फिर से जवाब दे सकता हूं। धनुष ने देखा कि दोनों विशेषज्ञों के पास सवालों का अंत नहीं था, इसलिए उसने उनसे ये कहा। ठीक है। दोनों विशेषज्ञ समझ गए कि उनके पास वाकई काफ़ी सवाल थे और वे धनुष की बात सुनकर बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। दोनों विशेषज्ञ, कृपया वापस जाए और तैयारी कीजिए। हम आपको जल्द ही बुलाएंगे और आपको एक गोपनीयता समझौते पर भी हस्ताक्षर करने होंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी दोनों विशेषज्ञों को निर्देश दिया। समझ गए प्रधानमंत्री जी। दोनों विशेषज्ञ तुरंत सहमत हो गए और फिर चले गए। चूंकि तुम्हारा एरोस्पेस क्रूजर संभव है, मैं पूरे देश को तुम्हारे साथ सहयोग करने का आदेश दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने धनुष की ओर देखा और धीरे से यह वाक्य बोला। प्रधानमंत्री जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस हमें जगह मुहैया करानी है। मैंने पहले ही कर्मियों और विभिन्न सामग्रियों को तैयार कर लिया है। अच्छा। धनुष की बात सुनकर प्रधानमंत्री जी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने और कुछ नहीं कहा और निर्णायक रूप से सहमत हो गए। प्रधानमंत्री जी ने जल्दी से एरोस्पेस क्रूजर के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और साथ ही गोवा के पास में एक साइट निर्धारित की। एरोस्पेस क्रूजर अंततः साउथ सी से अंतरिक्ष में लॉन्च होगा। साथ ही सभी आवश्यक सैटेलाइट्स भी साउथ सी भेज दिए गए। धनुष ने घरेलू एरोस्पेस विशेषज्ञों और ताज ग्रुप के एरोस्पेस विशेषज्ञों को भी बुलाया और समूह जल्दी ही साउथ सी के एक द्वीप पर पहुंचा। ये द्वीप इस प्रोजेक्ट के लिए देश द्वारा प्रदान किया गया स्थल था। इस द्वीप का नाम नक्षत्र द्वीप रखा गया था और भविष्य के सभी एरोस्पेस अनुसंधान वहीं किए जाएंगे। नक्षत्र द्वीप की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने द्वीप पर एक पूरी रेजिमेंट तैनात की। ये रेजिमेंट विशेष रूप से धनुष और किए जा रहे शोध की सुरक्षा के लिए थी। मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम धनुष जिंदल है और मैं इस एरोस्पेस क्रूजर प्रोजेक्ट का चीफ डिज़ाइनर हूँ। धनुष ने दर्जनों शीर्ष एरोस्पेस विशेषज्ञों को आमंत्रित किया, साथ ही अन्य विशिष्ट विशेषज्ञों को भी। उन्हें कम से कम समय में एरोस्पेस क्रूजर बनाना था। ज़्यादातर लोग स्वाभाविक रूप से इतनी कम उम्र में धनुष के चीफ डिज़ाइनर बनने को शक की नज़रों से देख रहे थे। धनुष को स्वाभाविक रूप से इस बात का पता था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने सीधे पूरा ब्लूप्रिंट पेश किया और उनसे कहा कि अगर उनके पास कोई सवाल है तो तुरंत उठाएं। एक बार जब मुद्दे सुलझ जाएंगे तो वे तुरंत एरोस्पेस क्रूजर का शोध और निर्माण शुरू कर देंगे, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। धनुष की बातें सुनकर विभिन्न विशेषज्ञों ने गंभीरता से पूरे ब्लूप्रिंट की समीक्षा की। हर विशेषज्ञ ने अपने सवाल उठाए और धनुष ने स्वाभाविक रूप से उन्हें एक एक करके हल किया। उस पल सभी विशेषज्ञ समझ गए कि धनुष का चीफ डिज़ाइनर बनना किसी पक्षपात के कारण नहीं बल्कि उसकी असली काबिलियत के कारण था। जबकि धनुष और अन्य एरोस्पेस क्रूजर पर शोध कर रहे थे, धनुष ने श्रमिकों को एरोस्पेस क्रूजर के लिए सामग्री का निर्माण शुरू करने का निर्देश भी दिया। दोनों काम एक साथ करके धनुष का मानना था कि वे कम से कम समय में सफलतापूर्वक एरोस्पेस क्रूजर का निर्माण कर सकते हैं। नक्षत्र द्वीप पर काम जोरों पर था। धनुष ने इस अवधि के दौरान खुद को पूरी तरह से एरोस्पेस क्रूजर प्रोजेक्ट के लिए समर्पित कर दिया। कई मोर्चों से आ रही कोशिशों के साथ एरोस्पेस क्रूजर की सफलता केवल समय की बात थी। अध्याय 245 सामग्री की कमी, निर्माण ठप। अनजाने में 2 महीने बीत गए। एरोस्पेस क्रूजर टीम के पास पूरे ब्लूप्रिंट थे और अनुसंधान, विकास और निर्माण प्रक्रिया के दौरान उन्हें कोई समस्या नहीं आई। सब कुछ बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ा। प्रेसिडेंट जिंदल, हमें निर्माण में थोड़ी समस्या आई है। जैसे ही धनुष ने अपना दिन का काम खत्म किया और आराम करने के लिए वापस जाने वाला था, निर्माण विभाग से इंजीनियर त्रिपाठी उसके पास आए। ओह, इंजीनियर त्रिपाठी को क्या समस्या आ गई? धनुष ने इंजीनियर त्रिपाठी को देखा, उनकी बातों से हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। एरोस्पेस क्रूजर के निर्माण के इस नाजुक मोड़ पर असफलता का कोई विकल्प नहीं था। प्रेसिडेंट जिंदल, हमारे पास एरोस्पेस क्रूजर बनाने के लिए ज़रूरी सामग्री नहीं है। सामग्री? धनुष ने इंजीनियर त्रिपाठी को देखा, उनकी बातों से भ्रमित था। धनुष और उसकी टीम ने ब्लूप्रिंट के अनुसार विभिन्न सामग्रियों को डिज़ाइन किया था, इसलिए एरोस्पेस क्रूजर के निर्माण में सामग्री की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमारे पास एक सामग्री कम है। हमने अच्छी तरह से जांच की है और आपने हमें वो नहीं दी है। अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ आकर देख सकते हैं। इंजीनियर त्रिपाठी ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, धनुष के चेहरे पर उलझन देखकर। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर यकीन नहीं है, बस यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके साथ चलकर देखता हूँ। धनुष और उसकी टीम एक विशाल भूमिगत हैंगर में पहुंचे।
पूरे बेसमेंट में केवल एक ही चीज़ थी, एक एरोस्पेस क्रूजर जो किसी एयरक्राफ्ट करियर से कम नहीं था, जो अब पूरा हो चुका था। एक बार सभी सामग्री इंस्टॉल हो जाने के बाद एरोस्पेस क्रूजर ब्रह्मांड में ऊंची उड़ान भरने में सक्षम होगा। प्रेसिडेंट जिंदल, कृपया एक नज़र डालिए। आपने जो भी सामग्री हमें दी है वह यहाँ है। जिस सामग्री की हमें अभी कमी है वह बहुत महत्वपूर्ण है, यह बाहरी कोटिंग के लिए है। इस सामग्री के बिना अत्यधिक घर्षण के कारण एरोस्पेस क्रूजर तुरंत आग पकड़ लेगा। हमारी विनिर्माण गणनाओं के आधार पर साधारण कोटिंग सामग्री या यहाँ तक कि अन्य स्पेसक्राफ्ट की कोटिंग सामग्री भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिरकार एरोस्पेस क्रूजर बहुत तेज है, जिससे कहीं अधिक घर्षण पैदा होता है। जब इंजीनियर त्रिपाठी धनुष को यहाँ लाए तो उन्होंने सारी सामग्री भी निकाल ली और धनुष को बताया कि वह विशिष्ट सामग्री क्या थी। एंटी फ्रिक्शन कोटिंग मटेरियल। इंजीनियर त्रिपाठी की बातों पर धनुष के माथे पर तुरंत बल पड़ गए। उसे कुछ याद आया। ये सामग्री प्रयोगशाला में नहीं बनाई जा सकती थी, लेकिन ये पृथ्वी पर मौजूद थी। उसे याद आया कि उसने विक्रम मल्होत्रा को इसे जल्द से जल्द इकट्ठा करने के लिए कहा था, और उसने हमेशा यह मान लिया था कि विक्रम मल्होत्रा ने इसे पहले ही हासिल कर लिया है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इंजीनियर त्रिपाठी को यह सामग्री नहीं मिली होगी। मैं एक कॉल करता हूँ, धनुष ने इंजीनियर त्रिपाठी से कहा, फिर एक तरफ हट गया और सीधे विक्रम मल्होत्रा का नंबर डायल किया। विक्रम, जिस सामग्री को तैयार करने के लिए मैंने तुमसे कहा था, क्या तुमने उसे तैयार नहीं किया? प्रेसिडेंट जिंदल, मैंने आपको पहले कॉल किया था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। इस सामग्री के साथ वाकई एक समस्या है। जब हमने इस सामग्री को खोजा तो हमने तुरंत दूसरी पार्टी से संपर्क किया। इसे ऊंची कीमत पर हासिल करने का इरादा था। हमें नहीं पता कि अमेरिका को ये खबर कैसे मिली, लेकिन वे भी इस सामग्री को हासिल करने की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने दूसरी पार्टी को धमकाने के लिए सीधे राष्ट्रीय शक्ति का इस्तेमाल किया। अब दूसरी पार्टी ने हमसे मदद मांगी है। अगर हम उनकी मदद नहीं कर सकते तो उनके पास इस सामग्री को अमेरिका को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि वे अमेरिका जैसे विशालकाय देश से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। ये सामग्री किस देश में है? विक्रम की बातों पर धनुष के चेहरे के भाव नर्म हो गए, लेकिन ये सुनकर कि अमेरिका जबरदस्ती उस चीज को हथियाने का इरादा रखता है जो उसकी है, उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और फिर उसने पूछा, बहरीन? विक्रम मल्होत्रा ने धनुष के शब्दों पर धीरे से एक देश का नाम लिया। ठीक है, मैं समझ गया। मैं इस मामले को जल्द से जल्द संभाल लूंगा। धनुष ने विक्रम को जल्दी से जवाब दिया। पापा, कुछ बात हो गई है। धनुष ने भी तुरंत रमेश जिंदल से संपर्क किया और उन्हें इस मामले के बारे में बताया। क्या बात है? रमेश जिंदल जानते थे कि धनुष अभी किस चीज पर काम कर रहा है और उन्होंने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पूछा। हमारे पास एक दुर्लभ सामग्री कम पड़ गई है। मैंने ताज ग्रुप से इसका पता लगवाया था, लेकिन अमेरिका अब आक्रामक रूप से इस सामग्री को हथियाने की कोशिश कर रहा है। इस सामग्री के बिना हमारा एरोस्पेस क्रूजर आसमान में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इन शब्दों पर रमेश जिंदल के माथे पर तुरंत शिकन आ गई। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इस मामले में अमेरिका शामिल होगा। क्या कोई विशिष्ट समझौता या अन्य दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि ताज ग्रुप ने इस सामग्री को खरीदने वाला पहला पक्ष था? हाँ, हमारा ताज ग्रुप बहुत बारीकी से काम करता है। हमारे पास एक खरीद समझौता है। अगर दूसरी पार्टी अनुबंध तोड़ती है तो उन्हें हमें बड़ी रकम का भुगतान करना होगा। हालांकि अमेरिका के हस्तक्षेप के साथ वे शायद इस बारे में चिंता नहीं करेंगे और शायद हमें हर्जाना भी न दें। बेशक, हर्जाना एक छोटी बात है, वह सामग्री ही असली बड़ी समस्या है। धनुष ने तुरंत रमेश जिंदल को जवाब दिया। ठीक है, मैं प्रधानमंत्री जी के साथ इस पर चर्चा करूंगा। हम कोई हल निकालेंगे। ठीक है। धनुष रमेश जिंदल की बातों से सहमत हो गया, क्योंकि यह मामला राष्ट्रीय स्तर का था और ताज ग्रुप के बस के बाहर था। इंजीनियर त्रिपाठी, देश इस मामले को संभालेगा। एक बार सामग्री आ जाए तो आप एरोस्पेस क्रूजर का निर्माण फिर से शुरू कर सकते हैं। इस बीच आप सभी आराम कर सकते हैं, हालांकि आप अस्थायी रूप से इस द्वीप को नहीं छोड़ सकते। धनुष ने इंजीनियर त्रिपाठी को भी ढूंढा और उन्हें ये बताया। इंजीनियर त्रिपाठी के साथ अपनी बातचीत खत्म करने के बाद धनुष ने अपने प्रतिनिधियों को भी ढूंढा और उन्हें कुछ मामलों की जानकारी दी। उसे कुछ समय के लिए जाना था और उसकी अनुपस्थिति के दौरान वे द्वीप पर हर चीज के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। उसने निर्माण टीम को पहले ही आराम करने और अभी के लिए अपने काम के बारे में चिंता न करने का निर्देश दिया था। जहां तक अन्य मामलों की बात है, उन्हें सामान्य रूप से आगे बढ़ना था। समझ गए प्रेसिडेंट जिंदल, हम सब कुछ संभाल लेंगे। दोनों प्रतिनिधि स्वाभाविक रूप से धनुष की बातों से सहमत हो गए। जब धनुष नक्षत्र द्वीप से निकला तो वह तुरंत राजधानी वापस दौड़ पड़ा। उसे रमेश जिंदल और प्रधानमंत्री जी को इस मामले की गंभीरता समझानी थी। वह सामग्री महत्वपूर्ण थी। आखिरकार इसे कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता था और यह केवल प्राकृतिक रूप से ही बन सकती थी। एरोस्पेस क्रूजर के अंतरिक्ष में प्रवेश करने के लिए यह सामग्री प्राप्त करनी ही थी।
सबसे महत्वपूर्ण बात, ताज ग्रुप ने पहले ही इस सामग्री के लिए बातचीत कर ली थी, इसलिए भले ही भारत अपनी बात मजबूती से रखे, वह अपनी जमीन पर खड़ा रह सकता था। धनुष, मेरे साथ आओ। धनुष द्वारा रमेश जिंदल से संपर्क करने के बाद रमेश जिंदल के सचिव व्यक्तिगत रूप से धनुष को एक कॉन्फ्रेंस रूम में ले गए। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर भारत के 10 बुजुर्ग बैठे थे, जो एक सुप्रीम काउंसिल की बैठक कर रहे थे। अध्याय 246, सामग्री को लेकर विवाद, दोनों पक्षों ने दिखाई अपनी ताकत। मंत्री जी, धनुष जिंदल ने कॉन्फ्रेंस रूम में प्रवेश किया और अंदर मौजूद कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों को आदरपूर्वक संबोधित किया। बैठो, हम बात कर सकते हैं। बुजुर्ग नेताओं ने धनुष के आने पर उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, मंत्री जी, मुझे लगता है कि मैं खड़े होकर ही अपनी बात कहूं तो बेहतर होगा। यह मामला ऐसा है जिसे सीईओ जिंदल और प्रधानमंत्री जी भी पूरी तरह से नहीं समझा पाए, इसलिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। बुजुर्ग नेताओं की बात सुनकर धनुष ने उन्हें सूचित किया कि इस बार यहाँ आना पूरी तरह से उसका अपना फैसला था। ठीक है, अपनी बात कहो। नेताओं ने धनुष की बात सुनी, सभी उसकी ओर मुड़े और मुस्कुराते हुए बोले, मंत्री जी, ये सामग्री हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सच तो यह है कि यह हमारे लिए विमानन के नए क्षेत्र में कदम रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि तकनीक दिन ब दिन उन्नत होती जा रही है। जो अंतरिक्ष पर नियंत्रण रखेगा, असली बाजीगर वही होगा, और यह सामग्री वह चीज़ है जो अंतरिक्ष पर नियंत्रण करने के लिए हमारे पास होनी ही चाहिए। धनुष ने ये शब्द बेहद गंभीरता से कहे। इसे थोड़ा विस्तार से समझाओ। धनुष की बातें सुनकर सभी नेताओं की नज़रें उसकी ओर टिक गईं। धनुष ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मन की बात रख दी। उसने एरोस्पेस क्रूजर से जुड़ी रणनीतिक नीतियों, इसके महत्व और एरोस्पेस क्रूजर क्या क्या हासिल करने में सक्षम है, इस बारे में नेताओं को विस्तार से समझाया। उसे विश्वास था कि यह जानकारी सुनने के बाद नेता समझ जाएंगे कि उन्हें क्या फैसला लेना है। जैसे जैसे नेता धनुष की बातें सुन रहे थे, उनके चेहरे धीरे धीरे गंभीर होते गए। अगर धनुष की कही हर बात सच थी, तो वाकई यह सामग्री अपरिहार्य थी। धनुष ने नेताओं को विचार विमर्श करते देखा और उस पल उसने आगे कुछ नहीं कहा। वह कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया और अकेले स्मोकिंग एरिया में जाकर नेताओं की चर्चा के अंतिम परिणाम का इंतजार करने लगा। अगर नेता अमेरिका का सामना करने के लिए तैयार नहीं हुए, तो ये सामग्री हाथ से निकल जाएगी और एरोस्पेस क्रूजर केवल कबाड़ का एक ढेर बनकर रह जाएगा। आधे घंटे बाद नेताओं ने अपनी अंतिम बैठक समाप्त की और कार्यवाही करने का निर्णय लिया। चूंकि ताज ग्रुप और बहरीन ने पहले ही एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे, इसलिए वे समझौते के अनुसार आगे बढ़ेंगे। अगर अमेरिका टकराव चाहता है, तो इस बार वे भी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मंत्री जी। ये सुनते ही धनुष के चेहरे पर तुरंत खुशी की मुस्कान आ गई और उसने सीधे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। वह जानता था कि इस बार सामग्री हासिल करने के लिए पूरे देश के समर्थन की आवश्यकता थी। सीईओ मल्होत्रा, तुरंत बहरीन से संपर्क करो। जब तक वे हमें सामग्री सौंपते हैं, हम न केवल भुगतान करेंगे, बल्कि भारत उनकी पूरी सहायता भी करेगा। अगर अमेरिका युद्ध शुरू करने की जुर्रत करता है, तो हम उनका अंत तक मुकाबला करेंगे। धनुष ने विक्रम मल्होत्रा से ये बातें पूरे जोश और ताकत के साथ कहीं। मैं समझ गया, सीईओ जिंदल। ये सुनकर विक्रम मल्होत्रा तुरंत उत्साहित हो गया। पिछले कुछ वर्षों में भारत का विकास और भी मजबूत हुआ है, विशेष रूप से इसकी नौसेना और वायु शक्ति, जो अमेरिका से बहुत पीछे नहीं है। अगर भारत कड़ा रुख अपनाता है, तो अमेरिका निश्चित रूप से युद्ध शुरू करने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार अमेरिका को भारत को हराने का पूरा भरोसा नहीं है। पापा, मैंने ताज ग्रुप को निर्देश दे दिए हैं। अब भारत को आगे आने की जरूरत है। धनुष ने विक्रांत सूर्यवंशी को भी इस मामले की जानकारी दी और उनसे जल्दी तैयारी करने को कहा। चूंकि यह मामला 2 देशों से जुड़ा था, इसलिए इसे केवल बातचीत से नहीं सुलझाया जा सकता था, उन्हें अपनी ताकत दिखानी ही पड़ेगी। मैं समझ गया। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही सेना से संपर्क कर लिया है। धनुष की बातें सुनकर विक्रांत सूर्यवंशी ने भी सिर हिलाया। विक्रम मल्होत्रा ने जल्दी ही बहरीन के साथ बातचीत शुरू कर दी। बहरीन पक्ष विक्रम की बातें सुनकर उन पर विश्वास करने में स्वाभाविक रूप से हिचकिचा रहा था। विक्रम मल्होत्रा सिर्फ एक व्यापारी था, क्या वह किसी पूरे देश को प्रभावित कर सकता था? अमेरिका ने बहरीन में जिन लोगों से संपर्क किया था, वे अमेरिकन हाईकमांड के अधिकारी थे। ठीक है, मैं भारत के सरकारी अधिकारियों से आपसे संपर्क करने के लिए कहूँगा। विक्रम समझ गया कि बहरीन उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, इसलिए अगला कदम सरकारी अधिकारियों से बातचीत करवाना था। पापा, आपको बातचीत के लिए लोग भेजने होंगे। विक्रम का फोन आने के बाद धनुष ने तुरंत विक्रांत सूर्यवंशी से बात की। ठीक है, विक्रांत सूर्यवंशी ने वास्तव में इसका अनुमान लगा लिया था। अगर सरकारी अधिकारी आगे नहीं आते, तो बहरीन स्वाभाविक रूप से एक मामूली व्यापारी पर भरोसा नहीं करता। जाओ और बहरीन से बात करो। तुम्हें इस मामले के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए, ये ताज ग्रुप के लिए सामग्री से संबंधित है।
विक्रांत सूर्यवंशी ने पहले ही तैयारी कर ली थी और बहरीन में तैनात भारतीय सरकारी अधिकारियों को संबंधित दस्तावेज भेज दिए थे। समझ गया, सीईओ सूर्यवंशी। सरकारी अधिकारी विक्रांत सूर्यवंशी की मंशा समझ गए और उन्होंने तुरंत बहरीन के शाही अधिकारियों से संपर्क किया। बहरीन के शाही अधिकारियों ने ये जानकर कि भारत वास्तव में हस्तक्षेप करने और ताज ग्रुप की मदद करने के लिए तैयार है, तुरंत समझ लिया और वे स्वाभाविक रूप से ताज ग्रुप के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। आखिरकार ताज ग्रुप की पेशकश बहुत अधिक थी और बहरीन स्वाभाविक रूप से इसे अस्वीकार नहीं करना चाहता था। हालांकि अमेरिका ने भी अच्छी कीमत की पेशकश की थी, लेकिन ताज ग्रुप की पेशकश की तुलना में वह नगण्य थी। इसके अलावा अमेरिका ने उन्हें सीधे तौर पर धमकी दी थी और वे धमकियों के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हालांकि अमेरिका उन्हें भुगतान करने को तैयार था, लेकिन सामग्री प्राप्त करने के बाद अमेरिका वास्तव में पैसे देगा या नहीं, यह एक अज्ञात पहलू था। जब तक आप अमेरिका के साथ इस मुसीबत को हल कर सकते हैं, हम आपको सामग्री सौंप देंगे। बहरीन के शाही अधिकारियों ने भी अपनी शर्त रख दी। मंजूर है। भारत के सरकारी अधिकारियों ने ये सुनते ही तुरंत सहमति दे दी और फिर बहरीन के शाही अधिकारियों का संदेश विक्रांत सूर्यवंशी तक पहुंचा दिया। जाओ और अमेरिकन हाई कमांड के साथ बातचीत करो, शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश करो। विक्रांत सूर्यवंशी को इस मामले की जानकारी दी गई और बाद में उन्होंने अमेरिका में तैनात भारतीय अधिकारियों से संपर्क किया और उनसे अमेरिका के साथ जल्दी समझौता करने के लिए कहा। बेशक, अगर समझौता नहीं हो सका तो हर किसी को अपनी ताकत दिखानी होगी और देखना होगा कि विरोधी पक्ष युद्ध शुरू करने की हिम्मत करता है या नहीं। जी, सीईओ सूर्यवंशी। अमेरिका में मौजूद भारतीय अधिकारियों को भी इस मामले की जानकारी दी गई। उन्होंने तुरंत अमेरिकन हाई कमांड से संपर्क किया और उनके आने का कारण बताया। यह असंभव है, ये सामग्री अमेरिका की है। अमेरिकन हाई कमांड बहुत आक्रामक था और स्वाभाविक रूप से सामग्री नहीं छोड़ सकता था। वे कुछ समय से इस प्रकार की सामग्री की तलाश कर रहे थे और निश्चित रूप से इसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। विक्रांत सूर्यवंशी ने इस परिणाम का अनुमान लगा लिया था और उन्हें फिलहाल घर लौटने का निर्देश दिया। विक्रांत सूर्यवंशी ने प्रधानमंत्री जी को भी इस मामले की जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत भारत की सैन्य बलों को लामबंद होने का आदेश दिया। चूंकि विरोधी पक्ष अपनी ताकत दिखाना चाहता था, इसलिए वे चुनौती का सामना करेंगे और देखेंगे कि क्या अमेरिका वास्तव में कोई कदम उठाने की हिम्मत करता है। किसी को बातचीत के लिए भेजो, हमें सामग्री लेनी है और हम आधी राशि का अग्रिम भुगतान कर सकते हैं। धनुष ने विक्रम मल्होत्रा से संपर्क किया और उसे जल्दी काम करने को कहा। मैं समझ गया, सीईओ जिंदल। ये सुनकर विक्रम ने सामग्री के संबंध में बहरीन के साथ बातचीत शुरू कर दी। उसी समय अमेरिका और भारत की सेनाएं बहरीन के करीब जाने लगीं। इस घटना ने तुरंत दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अध्याय 247, स्थानीय प्रकोप, हवाई युद्ध में जीत। बहरीन को भी पता चला कि अमेरिका ने वास्तव में सेना भेज दी है। बहरीन के शाही अधिकारी डर के मारे कांप रहे थे और उन्होंने ताज ग्रुप के साथ सौदा रद्द कर दिया। बहरीन के अधिकारी इस बात से भी चिंतित थे कि अगर उन्होंने वास्तव में सामग्री भारत को सौंप दी तो अमेरिका उन पर हमला करने के लिए सीधे सेना भेज देगा और बहरीन के साथ सीधा युद्ध शुरू कर देगा। बहरीन सिर्फ एक छोटा सा देश है, वह अमेरिका जैसे विशालकाय राक्षस का मुकाबला कैसे कर सकता है। विक्रम मल्होत्रा का चेहरा बेहद गंभीर हो गया जब उसने बहरीन के अधिकारियों को फिर से अपना मन बदलते देखा। विक्रम अंत में केवल आह भर सकता था, वह वास्तव में उनके डर को समझता था। प्रेसिडेंट जिंदल, लेन देन अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। अमेरिका की हरकतों ने बहरीन के अधिकारियों को डरा दिया है। विक्रम ने तुरंत धनुष को इस खबर की जानकारी दी। मैं समझ गया, इस बार देखते हैं कि कौन पहले पीछे हटता है। विक्रम की बातें सुनकर धनुष ने सिर हिलाया। अमेरिकी वायु और नौसेना बल पहले ही बहरीन के आसपास भव्य प्रदर्शन के साथ पहुंच चुके थे। भारत की वायु और नौसेना बलों को भी आदेश मिल गए। इस बार उन्हें बहरीन से सहायता भी मिली और उन्होंने सीधे बहरीन के हवाई क्षेत्र और क्षेत्रीय जल में प्रवेश किया। अगर अमेरिका ने कोई कदम उठाने की जुर्रत की तो दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ सकता था। अमेरिकी वायु और नौसेना बलों को उम्मीद नहीं थी कि भारत इस बार इतना मजबूत होगा। ये जगह जाहिर होना चाहिए कि अमेरिका ने भारत के चारों ओर कई उपाय तैनात किए थे। दक्षिण कोरिया की घटना को छोड़कर भारत ने कुछ नहीं बोला था, जिससे अमेरिका को विश्वास हो गया था कि भारत एक बार फिर डर गया है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बहरीन की यह घटना भारत को फिर से इतना मजबूत बना देगी। भारत, क्या तुम हम अमेरिका के साथ युद्ध करना चाहते हो? अमेरिकी सेना को भी अपने उच्च स्तरीय अधिकारी से आदेश मिले और वे पूरे जोश के साथ बोले, हमें बहरीन से सहायता मिली है, यह एक सामान्य सैन्य अभियान है। इसके विपरीत आप, अमेरिका, यहाँ तक पहुँचने के लिए हजारों मील की यात्रा करके आए हैं। क्या आप हमारे भारत के साथ युद्ध शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं?
भारतीय सेना को भी कड़े आदेश मिले और उन्होंने न तो चापलूसी की और न ही अहंकार दिखाया, बस करारा जवाब दिया। दोनों देशों के बीच बातचीत बहुत तीखी थी और इस समय दुनिया भर के देशों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं थीं। यह क्या हो रहा है? भारत इतना मजबूत कब हो गया? क्या भारत को डर नहीं है कि अमेरिका उन्हें पूरी तरह से मिटा देगा? हा, जैसा कि हमारे मित्र राष्ट्र से उम्मीद थी। हमारा रूस हमेशा भारत का समर्थन करेगा। अगर अमेरिका वास्तव में कोई कदम उठाता है तो हमारा रूस आपका पूरा समर्थन करेगा। ... दुनिया भर के कई देशों ने अपनी राय व्यक्त की। कुछ देशों ने कहा कि वे भारत को नहीं समझते, उनका मानना था कि भारत अमेरिका को हरा नहीं सकता। देशों का एक बड़ा समूह स्वाभाविक रूप से अमेरिका का समर्थन कर रहा था, क्योंकि वे सभी अमेरिका के पक्के दुमछल्ले थे। देशों का अंतिम समूह स्वाभाविक रूप से भारत का समर्थन कर रहा था और उनमें सबसे शक्तिशाली रूस था, जो कभी एक महाशक्ति हुआ करता था। अमेरिका को भी पता चला कि रूस ने सीधे तौर पर भारत का समर्थन व्यक्त किया है और अमेरिकी उच्च स्तरीय अधिकारियों के चेहरे भी बदल गए। अगर रूस भी इस युद्ध में शामिल हो गया तो जरूरी नहीं कि अमेरिका दो देशों को हरा पाए, क्योंकि भारत की शक्ति दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, अमेरिका से कमजोर नहीं है, और कुछ पहलुओं में तो यह अमेरिका से भी आगे निकल गया है। हमें आगे क्या करना चाहिए? वह सामग्री हमारे आगामी एरोस्पेस वाहन अनुसंधान और विकास के लिए आवश्यक है। जब तक हम उस सामग्री में महारत हासिल कर लेते हैं, हम एक बिल्कुल नया एरोस्पेस वाहन पूरा कर सकते हैं। उस समय हम दुनिया के नंबर 1 अंतरिक्ष राष्ट्र बन जाएंगे और हमारी पूर्ण प्रभुत्व वाली स्थिति को बहाल करना बस कुछ ही समय की बात होगी। ये सही है, वह सामग्री हम अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाए, हमें उसे वापस लाना ही होगा। कौन सा तरीका? आज का भारत हमसे कमजोर नहीं है। जब तक कि पूर्ण युद्ध न छिड़ जाए, भारत के हाथों से सामग्री वापस लाना असंभव है। ये सही है, हाल के वर्षों में भारत की सैन्य ताकत में भी जबरदस्त बदलाव आया है। अगर हम उन्हें हराना चाहते हैं तो हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जो एक बड़ा घाटा होगा। क्या हम बस उस सामग्री को छोड़ने वाले हैं? अमेरिकी अधिकारियों के बीच भी संघर्ष छिड़ गया। कुछ सामग्री प्राप्त करने के लिए आर पार की लड़ाई में विश्वास करते थे, जबकि अन्य अपनी मजबूत स्थिति को बचाए रखने की वकालत करते थे। चूंकि भारत को भी उस सामग्री की आवश्यकता है, तो हम एक कदम पीछे क्यों न हटें? हम और भारत सामग्री का आधा आधा हिस्सा ले लेते हैं, ये सभी के लिए अच्छा होगा। क्या आप हमें झुकाने की तैयारी कर रहे हैं? हम, अमेरिका, अन्य देशों के सामने कैसे झुक सकते हैं? ये सही है, हम भारत को कोई सामग्री नहीं दे सकते। तो चलिए टकराते हैं और अपनी ताकत से बात करते हैं। ... अमेरिकी अधिकारियों में अंततः एक आम सहमति बनी, जो कि एक स्थानीय युद्ध शुरू करने की थी। यदि भारत हार गया तो अमेरिका को स्वाभाविक रूप से सारी सामग्री मिल जाएगी। यदि भारत जीत गया तो अमेरिका स्वाभाविक रूप से बिना लड़े आत्मसमर्पण नहीं करेगा। बैंग बैंग बैंग, अमेरिकी वायु और नौसेना बलों ने पहले गोलीबारी की। उन्होंने वास्तव में हमला कर दिया। हे भगवान, क्या वे वास्तव में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि दुनिया फिर से बदलने वाली है। मुझे आश्चर्य है कि इस युद्ध का विजेता कौन होगा। रूस, अब से युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहो। हम हमेशा भारत का समर्थन करेंगे। जिस पल अमेरिकी वायु और नौसेना बलों ने अपनी चाल चली, दुनिया भर के देशों ने प्रतिक्रिया दी। इस टकराव के दूरगामी परिणाम होंगे। जवाबी हमला करो। प्रधानमंत्री जी को भी इस खबर का पता चला। उनका चेहरा बहुत शांत था जब उन्होंने ठंडे स्वर में 3 शब्द कहे। आदेश प्राप्त हुआ। आदेश मिलते ही वायु और नौसेना बलों के प्रमुखों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। दोनों देशों के बीच स्थानीय युद्ध आधिकारिक तौर पर छिड़ गया। अब हमारी हवाई शक्ति को छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे सुपर एयरक्राफ्ट करियर से 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स लॉन्च करो और अमेरिका को हमारी हवाई ताकत का गवाह बनने दो। सैन्य अधिकारी ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। इस मिशन के लिए बहरीन भेजे गए फाइटर जेट्स भारत द्वारा पहले ही विकसित किए गए 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स नहीं थे, बल्कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स थे। चूंकि अमेरिका ने पहली चाल चली थी, इसलिए भारत स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटने वाला था। आदेश प्राप्त हुआ। 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट पायलट्स, जो पूरे 1 साल से विमान से परिचित हो रहे थे, तुरंत हवा को चीरते हुए बादलों में प्रवेश कर गए। 6ठी पीढ़ी के 2 फाइटर जेट पायलट्स पहले से ही इन विमानों से बहुत परिचित थे। भारतीय सुपर एयरक्राफ्ट करियर ने भी प्रतिद्वंद्वी के विभिन्न हमलों को रोका और उसी समय भारत का हमला शुरू हुआ। हवा और समुद्र दोनों क्षेत्रों में एक साथ युद्ध छिड़ गया। जैसे ही अमेरिका ने अपनी सेनाएं जुटाईं, भारत ने भी स्वाभाविक रूप से कमजोरी नहीं दिखाई। कुछ ही वर्षों में भारत ने चुपचाप अपनी ताकत विकसित कर ली थी और उसके पास कुल 6 छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स थे। इसके पास 6 सुपर एयरक्राफ्ट करियर थे। हालांकि इसके वाहक और अमेरिका के वाहक के बीच एक अंतर था, लेकिन इस बार सामने आए 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स दुनिया में अद्वितीय थे। हवाई लड़ाई शुरू हुई जैसे ही 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स मैदान में उतरे।
अमेरिकी फाइटर जेट्स को जल्दी ही मार गिराया गया और पायलट्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के विमान से पैराशूट से छलांग लगा दी। अपने विरोधियों को खत्म करने के बाद छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स ने अपना मिशन जारी रखा, जो किसी भी अमेरिकी हवाई बल को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तैयार थे जो पास आने की हिम्मत करता। ये कैसे संभव है? अमेरिकी हवाई सेना विफल हो गई है। वे दो किस तरह के फाइटर जेट्स हैं? उन्होंने वास्तव में पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को पछाड़ दिया। क्या वे महान छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स हो सकते हैं? यह असंभव है ना? अमेरिका ने अभी तक छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स विकसित नहीं किए हैं, भारत उन्हें कैसे विकसित कर सकता है? जिस पल अमेरिकी फाइटर जेट्स नष्ट हुए, दुनिया पूरी तरह से हिल गई, खासकर जब छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स का खुलासा हुआ। पूरी दुनिया अविश्वास में थी। अध्याय 248 संघर्ष समाप्त। जमीनी सेना। नौसैनिक युद्ध अभी भी जारी था। आखिरकार अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इतने वर्षों से विकसित किया गया था। हालांकि भारत के वर्तमान कैरियर्स उनकी बराबरी कर रहे थे, उनके हथियार समान थे और कोई भी पक्ष वास्तव में दूसरे पर हावी नहीं हो पा रहा था। विरोधी पक्ष द्वारा लॉन्च किए गए किसी भी हथियार को तुरंत रोक दिया जाता था, जिसका अर्थ था कि लड़ाई जारी रखने से केवल दोनों का विनाश होगा। अमेरिका और भारत दोनों के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने इसे महसूस किया और लड़ाई तुरंत बंद हो गई। लानत है, भारत के पास छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स कैसे हैं? हमारे खुफिया विभाग ने हमें इस खबर की जानकारी क्यों नहीं दी? अमेरिकी उच्च स्तरीय अधिकारी का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और वह जोर से चिल्लाया। खुफिया विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारी ने अमेरिकी शीर्ष नेता के शब्द सुने और बोलने की हिम्मत नहीं की, भीड़ में छिप गया और कांपने लगा। ये घटना वास्तव में उसकी चूक थी। कौन सोच सकता था कि भारत, जो केवल कुछ दशकों से विकास कर रहा था, छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स रखने वाला पहला देश होगा। इसने तुरंत भारत की वायु शक्ति को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बना दिया। हमें आगे क्या करना चाहिए? अमेरिकी उच्च स्तरीय अधिकारियों ने भी युद्ध की वास्तविकता देखी। भारत की वायु शक्ति ने उनकी वायु शक्ति को हरा दिया था और उनकी नौसैनिक शक्ति बराबरी पर थी। इसका मतलब था कि वे इस बार विफल रहे थे। हम हार गए। अमेरिकी शीर्ष नेता के शब्द सुनकर उनके बाद दूसरे नंबर के अधिकारी सेनेटर ओसवाल्ड ने तुरंत ताना मारा और वे शब्द बोले, ओसवाल्ड, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अमेरिकी शीर्ष नेता राष्ट्रपति पॉल ने ओसवाल्ड के शब्द सुने और उसे ठंडे स्वर में फटकार लगाए। मेरा और क्या मतलब हो सकता है? इस सैन्य टकराव में हम पहले ही हार चुके हैं। क्या आप वास्तव में पूर्ण युद्ध शुरू करने का इरादा रखते हैं? भारत की सैन्य शक्ति अब हमसे कम नहीं है। भले ही हम वास्तव में भारत को हरा दें, अमेरिका को अनिवार्य रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उस समय अमेरिका से ईर्ष्या करने वाले देश निश्चित रूप से हमें तब तक नोच खाएंगे जब तक की हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचता और अमेरिका का विनाश निश्चित हो जाएगा। ओसवाल्ड ने राष्ट्रपति पॉल के शब्द सुने, दूसरे पक्ष का कोई डर नहीं दिखाया, सीधे उसकी आंखों में देखा और वे शब्द ठंडे स्वर में कहे। शुरुआत से ही वह भारत के साथ युद्ध शुरू करने के लिए तैयार नहीं था, बातचीत करना और दोनों पक्षों के लिए सामग्री सुरक्षित करना पसंद करता था। हालांकि राष्ट्रपति पॉल जैसे कट्टरपंथियों का पलड़ा भारी रहा था। अब जब वे नुकसान में थे, हवा में विफल होने के बाद उनके पास हार स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लानत है, अमेरिका संभवतः कैसे विफल हो सकता है? तुरंत अल्टीमेट वेपन तैनात करो। राष्ट्रपति पॉल स्वाभाविक रूप से विफलता स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि अमेरिका वर्तमान में दुनिया की निर्विवाद नंबर 1 शक्ति था। वह खूंखार तरीके से दहाड़ा, बकवास बंद करो। क्या भारत के पास अल्टीमेट वेपन नहीं है? क्या तुम उस ग्रह को ही नष्ट करना चाहते हो जिस पर हम रहते हैं? ओसवाल्ड ने देखा कि राष्ट्रपति पॉल पूरी तरह से अपना आपा खो चुका है और गुस्से में उसे फटकार लगाए। बैठक में मौजूद अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों ने राष्ट्रपति पॉल की स्थिति देखकर आह भरी और इस बार उन्होंने ओसवाल्ड का पक्ष लिया। अगर उनके रहने की जगह वास्तव में नष्ट हो गई, तो वे जीवन का आनंद कैसे ले पाएंगे या अपने ऊंचे पदों पर कैसे बने रहेंगे? स्वाभाविक रूप से वे राष्ट्रपति पॉल को ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। चलो अपनी हार स्वीकार करते हैं। हालांकि हमारे पास ये सामग्री नहीं है, फिर भी हम इसे अन्य देशों या अन्य स्थानों पर खोज सकते हैं। भले ही हम वास्तव में इसे न पा सकें, इतने वर्षों में बनी अमेरिका की नींव के साथ क्या हम अंतरिक्ष यान के लिए उपयुक्त सामग्री विकसित करने में असमर्थ हैं? ओसवाल्ड ने राष्ट्रपति पॉल की ओर ठंडे स्वर में देखा और धीरे धीरे वे शब्द कहे। राष्ट्रपति पॉल चुप रहा, केवल अंधेरे चेहरे के साथ अपने सामने खड़े ओसवाल्ड को देख रहा था। जब अन्य अधिकारियों को एहसास हुआ कि राष्ट्रपति पॉल चुप है, तो इस बार वे सभी ओसवाल्ड के पक्ष में हो गए। राष्ट्रपति पॉल ने देखा कि कॉन्फ्रेंस रूम में अधिकांश लोग ओसवाल्ड के साथ खड़े थे। उसने ताना मारा, मुड़ा और तुरंत परिसर छोड़ दिया। हमारी सभी सैन्य बलों को वापस बुला लो। हम इस बार विफल रहे और आगे बढ़ते हुए हमें भारत या बहरीन को निशाना नहीं बनाना है। राष्ट्रपति पॉल के जाने के बाद ओसवाल्ड ने तुरंत आदेश जारी किया।
राष्ट्रपति पॉल के जाने के बाद ओसवाल्ड उपस्थिति में सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी था। जी सर। ओसवाल्ड का आदेश सुनते ही सभी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिकी सेना को आदेश मिला और बिना एक शब्द कहे चली गई। हवाई लड़ाई एक विफलता थी और नौसैनिक लड़ाई समान रूप से मेल खाती थी। उनके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वे इस बार विफल रहे हैं। अमेरिका ने अपनी नौसेना और वायुसेना दोनों को वापस ले लिया है। मौके पर मौजूद भारतीय सैन्य बलों ने तुरंत ये खबर घर भेज दी। हम जीत गए। प्रधानमंत्री जी ने भी यह खबर सुनकर राहत की सांस ली, फिर खुशी से मुस्कुराए। वह वास्तव में जानते थे कि राष्ट्रपति पॉल एक पागल व्यक्ति है और उन्हें वास्तव में चिंता थी कि इस विफलता के बाद पॉल पूर्ण युद्ध शुरू कर देगा। सौभाग्य से अमेरिका ने वह निर्णय नहीं लिया। चूंकि ऐसा है तो हमारी सामग्री वापस लाओ और हमारे सभी कर्मियों को एक साथ घर लौटने के लिए कहो। प्रधानमंत्री जी ने जल्दी से यह आदेश जारी किया। वाह, अविश्वसनीय। अमेरिका वास्तव में चला गया। क्या अमेरिका फिर से भारत से हार गया? क्या भारत की वर्तमान शक्ति वास्तव में इतनी भयानक है? मैं अब वास्तव में भारत जाना चाहता हूँ। भारत बॉस, आप हमेशा हमारे भगवान रहेंगे, हम हमेशा आपके सबसे वफादार छोटे भाई रहेंगे। भारत, मेरे पास एक बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। इस सीमित जुड़ाव के बाद दुनिया को भारत की एक नई समझ मिली। भारत का समर्थन करने वाले छोटे देश इसका अनुसरण करने के लिए और भी अधिक दृढ़ हो गए। कुछ छोटे लेकिन संसाधन संपन्न देश भारत के हथियार प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे थे। धनुष ने भी यह नज़ारा देखा और अमेरिका के जाने के बाद वह मुस्कुराया। ये निवारक केवल अस्थायी है। मेरा मानना है कि अमेरिका की शक्ति जल्दी ही पकड़ बना लेगी। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए भारत की राष्ट्रीय रक्षा को लगातार मजबूत होना होगा। एक बार एरोस्पेस क्रूजर का निर्माण सफलतापूर्वक हो जाने के बाद हमें भूमि आधारित बलों को विकसित करने की आवश्यकता होगी। अमेरिकी सेना को जाते देख धनुष ने अपने मन में यह विचार बना लिया था। सामग्री वापस आ गई है। हालांकि इसमें बाधाएं थीं, लेकिन परिणाम अच्छा है। विक्रांत सूर्यवंशी ने धनुष की ओर देखा, जो अपने कार्यालय में बैठा था, और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब जब हमारे पास ये सामग्री है तो हमारे एरोस्पेस क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। अब से अंतरिक्ष पर हमारा ही राज होगा। ये पता चलने पर अमेरिका को गहरा पछतावा हो रहा होगा। आखिरकार इस बार हम न केवल अंतरिक्ष पर हावी होंगे बल्कि ऊपर हमारी अपनी आंखें भी होंगी। धनुष भी खुशी से मुस्कुराया। चूंकि यह खुशी का दिन है, इसलिए नक्षत्र द्वीप वापस जाने की जल्दबाजी मत करो। मेरे काम से छुट्टी होने तक इंतजार करो और हम वापस जाकर तुम्हारे दादाजी के साथ बैठकर पेंगे। ठीक है। विक्रांत सूर्यवंशी की बातें सुनकर धनुष तुरंत मुस्कुराया। धनुष ने विक्रांत सूर्यवंशी के काम से छुट्टी होने तक इंतजार किया और पिता पुत्र एक साथ कंपाउंड में लौट आए। धनुष की मां पहले ही घर जा चुकी थीं। उस दिन दादा, पिता और पुत्र सभी बहुत खुश थे। सभी ने काफी पी। अगले दिन धनुष नक्षत्र द्वीप लौट आया। विक्रांत सूर्यवंशी काम पर वापस चले गए और बुजुर्ग सेवानिवृत्ति का आनंद लेते रहे। अध्याय 249। 2 मिशन सफलतापूर्वक पूरे हुए। धनुष अगले दिन नक्षत्र द्वीप लौट आया। विक्रम मल्होत्रा ने पहले ही द्वीप पर सामग्री पहुंचाने के लिए कर्मियों की व्यवस्था कर दी थी। इंजीनियर त्रिपाठी ने आई हुई सामग्री को देखा। निर्माण कार्य शुरू हो चुका था। एरोस्पेस क्रूजर का निर्माण एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गया था। धनुष और अन्य विशेषज्ञों को अभी भी शेष घटकों को जल्दी से सही करने की आवश्यकता थी। एक बार एरोस्पेस क्रूजर सफलतापूर्वक बन जाने के बाद उन्हें इस एरोस्पेस क्रूजर को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च करने की आवश्यकता थी। एक बार एरोस्पेस क्रूजर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया तो वैश्विक एरोस्पेस परिदृश्य में जबरदस्त बदलाव आएगा। अनजाने में 1 महीना बीत गया। पिछले 1 महीने से नक्षत्र द्वीप पर हर कोई एरोस्पेस क्रूजर को पूरा करने के लिए ओवरटाइम कर रहा था। इस एरोस्पेस क्रूजर के डिज़ाइन और निर्माण में अनिवार्य रूप से भारत के एरोस्पेस क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ शामिल थे। सभी के प्रयासों से अंततः लगभग 4 महीनों में इसे पूरा कर लिया गया। क्या ये वास्तव में वही क्रूजर है जिसे हमने डिज़ाइन किया था? ये सब बहुत आश्चर्यजनक है, बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म को देखने जैसा। ये सही है, मुझे वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा है कि यह वही क्रूजर है जिसे हमने डिज़ाइन किया था। एक बार एरोस्पेस क्रूजर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया तो ये दुनिया को चौंका देगा। उस समय वैश्विक एरोस्पेस तकनीक में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। हर कोई एरोस्पेस क्रूजर के सामने इकट्ठा हो गया, अपने सामने विशाल क्रूजर को देख रहा था जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की किसी चीज़ जैसा लग रहा था। हर व्यक्ति ने वास्तविक आश्चर्य महसूस किया। एरोस्पेस क्रूजर की उपस्थिति एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर के समान थी, लेकिन यह और भी शानदार लग रहा था। प्रेसिडेंट जिंदल, हम इस एरोस्पेस क्रूजर को अंतरिक्ष में कब भेजेंगे? हर स्टाफ सदस्य बेहद उत्साहित था और उन्होंने धनुष से यह सवाल पूछा।
मैंने इस मामले के बारे में उच्च स्तरीय अधिकारी को सूचित कर दिया है। उच्च स्तरीय अधिकारी ने हमें आज से 3 दिन बाद इस एरोस्पेस क्रूजर को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजने का निर्देश दिया है। तो अगले 3 दिनों तक आप सभी कृपया कड़ी मेहनत बर्दाश्त करें। एक बार एरोस्पेस क्रूजर अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाए तो हर कोई अच्छी तरह से आराम कर सकता है। धनुष ने मौजूद कर्मचारियों के सवाल सुने और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। 3 दिन बाद एरोस्पेस क्रूजर आकाश में प्रवेश करेगा। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। एरोस्पेस क्रूजर 6 नियंत्रित परमाणु सम्मेलन उपकरणों से लैस था। यह एरोस्पेस क्रूजर की गति को अविश्वसनीय स्तर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त था और स्वाभाविक रूप से एरोस्पेस क्रूजर का ऊर्जा उत्पादन भी विश्वास करना मुश्किल था। टेक ऑफ। धनुष और उसकी टीम इस समय ऑब्जर्वेशन रूम में खड़े थे। जैसे ही धनुष के शब्द गिरे, एरोस्पेस क्रूजर पूर्ण हुए उपग्रहों को ले जाते हुए अंतरिक्ष में चढ़ गया। वूश। एरोस्पेस क्रूजर की गति तुरंत तेज हो गई। अगले ही पल वह एक उल्का में बदल गया, तुरंत हवा को चीरते हुए और तेजी से ऊपर आकाश में गायब हो गया। वह अभी क्या था? क्या ये कोई एलियन स्पेसशिप हो सकता है? वाह, वह गति बहुत तेज है। वह हमारा स्पेसशिप नहीं होना चाहिए, है ना? हमने हाल ही में भारत के किसी स्पेसशिप के अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बारे में कुछ नहीं सुना है। ये हमारे देश का स्पेसशिप नहीं होना चाहिए। आखिरकार ये बहुत तेज था और हमें इतना बड़ा स्पेसशिप कहाँ से मिलेगा? यह एक प्रसिद्ध क्रूजर होना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन काल में एक प्रसिद्ध क्रूजर देखूंगा। एरोस्पेस क्रूजर के प्रक्षेपण को न तो छिपाया गया और न ही प्रचारित किया गया। नतीजतन कुछ भारतीय नागरिकों ने स्वाभाविक रूप से इस घटना को देखा और कुछ ने सामग्री को ऑनलाइन भी पोस्ट कर दिया, जिससे तुरंत इंटरनेट पर भारी हंगामा मच गया। सरकारी अधिकारियों को स्वाभाविक रूप से इस मामले की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। एरोस्पेस क्रूजर का मामला अन्य देशों द्वारा खोजा जाना तय था। एक बार जब उन्हें पता चल जाता तो खबर स्वाभाविक रूप से जल्दी ही उजागर हो जाती। सरकारी अधिकारी फिलहाल ऑनलाइन अफवाहों का जवाब नहीं दे रहे थे। 10 मिनट से अधिक समय बाद एरोस्पेस क्रूजर ने सफलतापूर्वक बाहरी अंतरिक्ष में प्रवेश किया। धनुष और उसकी टीम एरोस्पेस क्रूजर के उपकरणों के माध्यम से सुंदर ग्रह को देखते हुए प्रशंसा में विस्मय व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सके। एरोस्पेस क्रूजर में कोई समस्या नहीं है और यह उपग्रह तैनाती क्षेत्र में पहुंच गया है। क्या हमें उपग्रह तैनात करने चाहिए? स्टाफ सदस्य की आवाज़ जल्दी ही धनुष के कान तक पहुंची। उपग्रह तैनाती शुरू करें। ये सुनकर धनुष तुरंत मुस्कुराया और फिर एरोस्पेस क्रूजर के उपग्रहों को उनकी निर्दिष्ट स्थिति में प्रवेश करने के लिए नियंत्रित किया। आज से भारत का त्रिनेत्र सैटेलाइट सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। समझ गया। धनुष के आदेश का पालन करते हुए एरोस्पेस क्रूजर पर सवार उपग्रह अपनी निर्दिष्ट स्थितियों में जाने लगे। उसी समय भारत का त्रिनेत्र सैटेलाइट सिस्टम काम करने लगा, धीरे धीरे पूरी दुनिया को कवर करने लगा। सफलता। त्रिनेत्र सैटेलाइट सिस्टम पूरी तरह से स्थापित हो गया है। एक उत्साहित आवाज़ धनुष के कान तक पहुंची। यह आवाज़ सुनकर धनुष तुरंत मुस्कुराया। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सब कुछ बिना कहे ही समझ में आ गया था। उपग्रह तैनाती सफल रही। अगला, मुझे आपकी ज़रूरत होगी कि आप अन्वेषण के लिए अन्य तारा प्रणालियों की ओर निकलें, विशेष रूप से उन प्रणालियों के आसपास के क्षेत्रों में जहां हम जा चुके हैं। बेशक, अगर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो तुरंत निकल जाएं। धनुष ने एरोस्पेस क्रूजर के अंदर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों से भी एक बात कही। इस यात्रा के लिए भारत ने कई अंतरिक्ष यात्रियों को भारी प्रशिक्षण दिया था, जिनका उद्देश्य एरोस्पेस क्रूजर को उन तारा प्रणालियों में ले जाना था जहां दुनिया का कोई भी देश कभी नहीं गया था। मंगल तारा, वरुण तारा। एरोस्पेस क्रूजर की गति बहुत तेज थी। इसके अलावा एरोस्पेस क्रूजर के संचालन के लिए लॉन्च विंडो का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एरोस्पेस क्रूजर के पास पूरी तरह से पर्याप्त गति और ऊर्जा थी। नतीजतन अंतरिक्ष यात्रियों ने एरोस्पेस क्रूजर को सीधे इन तारा प्रणालियों की ओर निर्देशित किया। हालांकि ये तारा प्रणालियां चंद्र तारा की तुलना में अभी भी बहुत कठोर थीं। धनुष ने अभी तक इस यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के सूट डिज़ाइन नहीं किए थे, इसलिए उन्होंने एरोस्पेस क्रूजर को केवल इन तारा प्रणालियों के आसपास चक्कर लगाने के लिए निर्देशित किया और तुरंत वहां से निकल गए। धनुष ने लगातार अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान को निर्देशित किया। 1 सप्ताह में एरोस्पेस क्रूजर ने मानव इतिहास में कुछ अभूतपूर्व हासिल किया। एरोस्पेस क्रूजर ने विभिन्न प्रमुख ग्रहों का दौरा किया और अब लौटने वाला है। एरोस्पेस क्रूजर का यह मिशन पूरा हो गया। अगली बार जब यह अंतरिक्ष में प्रवेश करेगा तो लक्ष्य ये पता लगाना होगा कि क्या अन्य तारा प्रणालियां जीवन या पिछले जीवन के निशान को आश्रय देती हैं। बेशक, इन चीज़ों को पूरा करने के लिए धनुष और उसकी टीम को अभी भी ऐसे स्पेस सूट डिज़ाइन करने की आवश्यकता है जो विभिन्न कठोर वातावरणों के अनुकूल हो सकें। प्रधानमंत्री जी, इस बार दोनों मिशन पूरी तरह सफल रहे। धनुष ने ये खुशखबरी प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
प्रधानमंत्री जी को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने बहुत अच्छे शब्द को 3 बार दोहराया। धनुष द्वारा प्रधानमंत्री जी के साथ कुछ बातों पर चर्चा जारी रखने के बाद उन दोनों ने फोन रख दिया। एक बार हमारे अंतरिक्ष यात्री वापस आ जाएं तो मैं सभी के लिए एक उत्सव भोज की मेजबानी करूंगा। धनुष ने मौजूद सभी कर्मियों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए यह बात कही। अध्याय 250 एक शक्तिशाली सभा अभिकर्मक का इंजेक्शन। जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे तो कर्मचारियों ने एरोस्पेस क्रूजर का निरीक्षण भी किया। एरोस्पेस क्रूजर में कोई समस्या नहीं थी। सावधानीपूर्वक पुष्टि के बाद इसे नक्षत्र द्वीप पर डॉक किया गया। चूंकि एरोस्पेस क्रूजर अब द्वीप पर संग्रहित था, इसलिए वहां तैनात सैनिक स्वाभाविक रूप से नहीं जा सकते थे। एरोस्पेस क्रूजर भारत की सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक था और सैनिक स्वाभाविक रूप से इसकी अच्छी तरह से रक्षा करने के लिए बाध्य थे। जब धनुष और अन्य लोग रवाना हुए तो उसने इन सैनिकों का आभार व्यक्त किया। धनुष और सभी शहर लौट आए। धनुष ने पहले ही विक्रम मल्होत्रा को एडवांस में होटल बुक करने की व्यवस्था कर दी थी। धनुष ने उस दिन के लिए पूरा होटल बुक कर लिया था। होटल के कर्मचारियों के अलावा किसी और को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। जब ये खबर फैली तो स्वाभाविक रूप से स्थानीय स्तर पर सनसनी फैल गई और हर कोई जानना चाहता था कि कौन सा टाइकून इतना अविश्वसनीय रूप से दरियादिल था। पिछले कुछ महीनों के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारा मिशन आज पूरा हो गया है, इसलिए कृपया अच्छा खाएं और पिएं। जब धनुष और उसका समूह होटल पहुंचा तो भोजन और पेय पहले से ही तैयार थे और धनुष ने अपना गिलास उठाकर अपना धन्यवाद व्यक्त किया। डायरेक्टर जिंदल, आप बहुत दयालु हैं। डायरेक्टर जिंदल, ये सब आपका श्रेय है। हमने केवल एक सहायक भूमिका निभाई। ये सही है डायरेक्टर जिंदल, आपकी मदद के बिना हम ऐसा कुछ बनाने में सक्षम नहीं होते। ... हर कोई जानता था कि एरोस्पेस क्रूजर की सफलता पूरी तरह से धनुष के कारण थी। उसके बिना इसे बनाना असंभव होता। धनुष बस मुस्कुराया और आगे कुछ नहीं कहा। धनुष ने अपना गिलास उठाया और उसे खाली कर दिया और बाकी सभी ने भी ऐसा ही किया। जब सभी ने जी भरकर खा पी लिया तो धनुष ने उन्हें फिर से रोका। मैं जानता हूं कि आप सभी चाहते हैं कि भारत का एरोस्पेस कार्यक्रम और भी बेहतर हो। मैं ये भी जानता हूं कि आप इतनी कड़ी मेहनत पैसे के लिए नहीं करते हैं। यह मेरी प्रशंसा का बस एक छोटा सा प्रतीक है, इसलिए कृपया इसे स्वीकार करें। धनुष ने ये शब्द मुस्कुराते हुए कहे, फिर होटल के कर्मचारियों को नकदी के बंडल लाने का निर्देश दिया। नकदी का प्रत्येक बंडल 1 लाख रुपये का था, जो धनुष का सभी को बोनस देने का तरीका था। शुरुआत में हर कोई स्वीकार करने में हिचकिचा रहा था, क्योंकि उनका वेतन अच्छा था, उनके पास विभिन्न लाभ थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें इस मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण बोनस मिलेगा। धनुष ने उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया और अपनी पहचान बताने के बाद सभी को एहसास हुआ कि धनुष के पास वास्तव में पैसे की कमी नहीं थी और उन्होंने तुरंत मुस्कान के साथ स्वीकार कर लिया। हालांकि उनका वेतन, लाभ और बोनस पर्याप्त थे, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से और भी अधिक पैसे पाकर खुश थे। जी भरकर खाने पीने के बाद हर कोई अपने कमरे में लौट आया, कुछ अच्छा आराम करने का इरादा रखते हुए। अगले दिन कुछ लोगों को घर जाना था, इसलिए धनुष ने उन्हें उनके संबंधित शहरों में भेजने के लिए पूरा एक यात्री विमान चार्टर किया। इतने सारे कॉल, सबके जाने के बाद धनुष ने अपना पब्लिक फ़ोन निकाला और इतने सारे कॉल देखे, यहाँ तक कि द प्रोविडेंस के भी कॉल थे। वह अपनी भौहें चढ़ाने से नहीं रोक सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि द प्रोविडेंस इस दौरान उससे संपर्क करेगा, लेकिन वह बहुत व्यस्त था और उनके बारे में भूल गया था। तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है? धनुष ने पहले माया से संपर्क किया, ये पूछने के लिए कि क्या वह द प्रोविडेंस के बारे में कुछ जानती है। तुमने आखिरकार जवाब दिया। द प्रोविडेंस ने तुम्हें फ़ोन किया, तुम तक नहीं पहुंच सके, इसलिए उन्होंने मुझे ढूंढा, तुम्हारा पता जानना चाहते थे। ओह, मैं उन्हें अभी जवाब देता हूँ। माया की बातें सुनकर धनुष ने तुरंत जवाब दिया, उन्हें अभी जवाब मत दो, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए एक बहाना बना दिया है, तुम्हारी गारंटी ली है। और ये सुनकर कि धनुष द प्रोविडेंस से संपर्क करने का इरादा रखता है, माया ने तुरंत उसे बताया कि उसने इस दौरान क्या किया था। धनुष को पता चला कि माया ने दूसरों को उसका रूप धारण करने की व्यवस्था की थी, ये दावा करते हुए कि वह कोमा में था और इस प्रकार द प्रोविडेंस के कॉल का जवाब देने में असमर्थ था। ठीक है, शुक्रिया। धनुष ने माया को धन्यवाद दिया। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे वरिष्ठों ने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। माया ने धनुष के शब्द सुने और सारा श्रेय लेने के बजाय इसे स्पष्ट रूप से कहा। धनुष मुस्कुराया और आगे कुछ नहीं कहा। द प्रोविडेंस ने इस बार हमें अपनी वार्षिक साल के अंत की सभा में आमंत्रित करने के लिए संपर्क किया है और वे बहुत आक्रामक हैं। भले ही तुम अस्पताल के बिस्तर पर होते, तुम्हें इस सभा में शामिल होना ही पड़ता। इसलिए लगभग 2 या 3 दिनों में तुम्हें द प्रोविडेंस से संपर्क करना होगा। हम तब एक साथ सभा में जाएंगे और हम सब्लिमेशन इंजेक्शन से बचने का कोई तरीका निकाल लेंगे। चिंता मत करो, मुझे सब्लिमेशन इंजेक्शन का तरीका पहले से पता है। तुम पहले मुझे ढूंढो और फिर हम सभा में जाएंगे।
माया के माध्यम से धनुष को द प्रोविडेंस द्वारा उससे संपर्क करने का उद्देश्य भी पता चला। ठीक है, माया ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति व्यक्त की। उनका कॉल समाप्त होने के बाद धनुष ने जल्दी से बाकी सभी के कॉल का जवाब दिया। सना, मुझे अभी भी इस दौरान कुछ मामलों को संभालना है। मैं काम पूरा होने के बाद तुमसे संपर्क करूंगा। ... धनुष द्वारा सना खान और बाकी सभी को जवाब देने के बाद उसने एक प्रयोगशाला ढूंढी और सीधे एक अभिकर्मक विकसित किया जो सब्लिमेशन को रोक सकता था। आगामी अवधि के दौरान धनुष के पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अधिक कृतज्ञता मूल्य जमा करने पर ध्यान केंद्रित किया। 3 दिन जल्दी बीत गए। धनुष ने भी सक्रिय रूप से द प्रोविडेंस से संपर्क किया। द प्रोविडेंस के कर्मचारी बहुत सतर्क थे। धनुष ने माया के साथ चर्चा करने के बाद सब कुछ सच्चाई से उत्तर दिया, जिससे द प्रोविडेंस का संदेह दूर हो गया। ठीक है, इस बार हमारी सभा दक्षिण कोरिया और जापान के बीच एक द्वीप पर आयोजित की जाएगी। सभी सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य है। समय पर पहुंच जाना। द प्रोविडेंस के स्टाफ सदस्य ने यह बात बहुत जोर देकर कही। ठीक है, मैं समझ गया। धनुष ने जल्दी से दूसरे पक्ष को जवाब दिया। माया भी इस समय गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र से जल्दी से दक्षिण सागर की यात्रा कर रही थी। यही है वो जिसे तुमने कहा था कि सब्लिमेशन का विरोध कर सकता है। माया ने धनुष के हाथ में सफ़ेद बोतल को देखा और संदेह से पूछा। ये सही है, ये रीजेंट बहुत अच्छा काम करता है। जब सब्लिमेशन हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा तो ये स्वचालित रूप से सब्लिमेशन को अवशोषित कर लेगा। हमारे जाने के बाद मैं हमारे शरीर से सब्लिमेशन निकाल लूँगा। उस समय मैं सब्लिमेशन की सटीक संरचना जान सकूंगा और यह हमें किसी भी समस्या से भी बचाएगा। ठीक है। धनुष की बातें सुनने के बाद माया ने और कुछ नहीं कहा। मैं पहले तुम्हें इंजेक्ट करूंगा। जैसे ही धनुष ने माया के शरीर में रीजेंट इंजेक्ट किया, उसने खुद को भी रीजेंट के साथ इंजेक्ट किया। धनुष और माया चुपचाप एक साथ दक्षिण कोरिया में दाखिल हुए। आखिरकार धनुष द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी दक्षिण कोरिया की थी। चूंकि द प्रोविडेंस ने इस सभा को जापान और दक्षिण कोरिया के बीच एक द्वीप पर आयोजित किया था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से सभा स्थल तक जाने के लिए दक्षिण कोरिया से यात्रा करने की आवश्यकता थी।